कारो 2020, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपने सुना तो होगा ही, क्योंकि कारो जो भी इसके पहले एप्लीकेबल था वो था 2016, कारो 2016 एप्लीकेबल था और अब उसको रिप्लेस किया गया है कारो 2020 ने, ठीक है। अब इसमें ये जो अमेंडमेंट है ये आया 25 फरवरी 2020 को और इनिशियली ये अप्लाई होने वाला था फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब 1/4/2019 से जो फाइनेंशियल ईयर है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो ऑडिट होगा और जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा उसमें ये अप्लाई होने वाला था। बट फिर कोविड-19 की वजह से उसको 1 साल से पोस्टपोन किया गया। मार्च में अनाउंसमेंट आया है कि भाई ये जो 1/4/2019 का कमेंसमेंट था वो अब 1/4/2020 हो गया है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और उसका जब ऑडिट होगा और उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसको बनाते वक्त आपको ये कारो अप्लाई करना है। मतलब इस साल अभी जो आप ऑडिट करोगे वो तो किसका करोगे, 1920 का, तो उसमें कौन सा कारो अप्लाई होगा, वो पुराना ही होगा, 2016 वाला। आ रहा है कुछ समझ में? तो एप्लीकेबिलिटी पहले आप समझ लो। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी समझ लो। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका ऑडिट होगा नेक्स्ट ईयर, मतलब 21 में। तो उसमें आपको कारो 2020 अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब 2021 में इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और अभी जो ऑडिट होगा वो किसका होगा, ठीक है, इसका होगा। तो इस पे पुराना ही लगेगा, कारो 2016 ही अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल से इसको कारो 20 को डेफर किया गया है, ठीक है। तो आपको ये डेट समझ में आनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर्स के जो ऑडिट्स होंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर्स होंगे वो उसका ये ऑर्डर है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको डेट बता दी कि फरवरी में ये अनाउंसमेंट आया, मार्च में फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी को 1 साल से आगे बढ़ाया गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम देखो क्या है, ऑर्डर में बी कॉल्ड एज कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 कमेंसमेंट, ठीक है। शॉर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड कमिटमेंट। तो शॉर्ट टाइटल हो गया एप्लीकेशन, अब और कमेंसमेंट अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो इस पे बहुत ही रिपीटेडली क्वेश्चन आता है कि अप्लाई किस पे होगा, कौन से कंपनी के ऑडिटर्स को ये फॉलो करना है। फॉलो किसको करना है, ऑडिटर को। ये ऑर्डर ऑडिटर्स के लिए है। डायरेक्ट गवर्नमेंट ने, एमसीए ने ऑर्डर दिया है ऑडिटर को, जो भी आप ऑडिट करोगे, ऑडिट रिपोर्ट जो भी दोगे उसमें ये सारी चीजें इंक्वायरी करनी है और इसके बारे में जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी वो हमको बतानी है। अब जो फाइंडिंग्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, या तो फेवरेबल फाइंडिंग होगी, मतलब कुछ गलत हुआ ही नहीं है, और एक है जो गलत हुआ है। तो रिपोर्टिंग तभी करनी है जब कुछ गलत हुआ है। अगर कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो आपको कुछ भी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ कॉम्प्लायंस और क्या क्या गलतियां हुई हैं उनके बारे में है। जो कंपनी को करना था वो कंपनी ने किया कि नहीं किया, कर लिया है तो आपको कुछ नहीं बताना है, नहीं किया है तो पूरी डिटेल के साथ सारे डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर का पर्पस है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इट शैल अप्लाई टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। की फॉरेन कंपनी आपको पता है कि बॉडी कॉर्पोरेट होती है। फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो नॉर्मल कंपनी वर्ड में एज पर कंपनीज एक्ट इंक्लूडेड नहीं होती है, इसलिए अलग से इसको डाला गया है कि एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, ठीक है, एज डिफाइंड अंडर क्लॉज 42 ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। सेक्शन 2 आपको बताइए डेफिनेशंस का सेक्शन है, और काफी बच्चे जो कहते हैं ना कि ये सर सेक्शन 2 में सबसेक्शन होते हैं या क्लॉजेस होते हैं, तो ये रेफरेंसेस आपको दिखते रहेंगे, ये प्रूफ है कि उसको क्या बुलाना है। तो यहां देखो क्लॉज दिया हुआ है, पर 1-2 जगह आपको सबसेक्शन का भी रेफरेंस मिल जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ही कंफ्यूज्ड है कि भैया क्लॉज बोलना है या सबसेक्शन बोलना है, ठीक है। मेजॉरिटी जगह पे क्लॉजेस ही हैं। तो सेक्शन 2 के जो भी
नंबरिंग्स है उसको क्या बोलना है आपको, क्लॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट, ठीक है, पहले बोला कि सब पे अप्लाई हो जाता है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, पर कुछ को छोड़ के, मतलब इनको एग्जम्पशन दिया गया है। इन कंपनीज के जो ऑडिट्स होंगे और जो ऑडिटर्स होंगे उनको ये कारो फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो कौन कौन एग्जम्प्ट है? नंबर 1 बैंकिंग कंपनी, नाम पे ध्यान रखना है, बाकी सब आप याद नहीं रख पाओगे। एज डिफाइंड अंडर क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इंश्योरेंस कंपनी एज डिफाइंड अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938। कंपनी लाइसेंस टू ऑपरेट अंडर सेक्शन 8 यानी नॉट फॉर प्रॉफिट या चैरिटेबल कंपनी। फिर है ओपीसी 1% कंपनी, क्लॉज 62 ऑफ सेक्शन 2, ये तो आपको याद होगा ही। एंड अ स्मॉल कंपनी डिफाइंड अंडर क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, ये दो आपको याद होंगे। तो ऐसे पहले आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। नंबर 1 बैंकिंग कंपनी, नंबर 2 इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी, नंबर 4 ओपीसी एंड नंबर 5 स्मॉल कंपनी। डायरेक्टली ये 5 कंपनी हटाई गई हैं, इनके ऑडिटर्स को कारो फॉलो नहीं करना है। और फिर लास्ट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पर उसमें कुछ कैटेगरी के ही प्राइवेट कंपनीज को हटाया गया है। ठीक है, तो फिल्टर्स आपको याद रखने, लिमिट्स कि कौन से प्राइवेट कंपनी। नंबर 1 कि वो सब्सिडियरी या होल्डिंग कंपनी नहीं होने चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी के। ग्रुप्स होते हैं ना, आपको पता है, ग्रुप होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है जो एग्जम्पशन मांग रही है कारो से, ये न तो सब्सिडरी होनी चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी की, न तो होल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, होल्डिंग भी हो सकती है, काफी बच्चों को अजीब लगता है। होल्डिंग कंपनी कैन बी अ प्राइवेट कंपनी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, होता है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मना थोड़ी किया हुआ है। अजीब है, अरे पर गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, अजीब हो सकता है, आपने देखा नहीं है तो आपको अजीब लगेगा, ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, बट गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सब्सिडरी हो किसी पब्लिक कंपनी के या आप होल्डिंग कंपनी हो पब्लिक कंपनी के, तो आप इस एग्जम्पशन में नहीं आओगे। ठीक है, इवन इफ आप नीचे के क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे तो भी नहीं आओगे। ठीक है, स्ट्रेट अवे हटा दिया है कि ये लोग एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला है हैविंग अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनको ही मिला के अपन क्या कहते हैं, नेटवर्थ, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। लॉसेस वगैरह देखो माइनस करने के लिए नहीं कहा गया है। नेटवर्थ की डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो उसमें काफी फिक्टिशियस एसेट्स और लॉसेस आपको माइनस करने होते हैं, पर यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहां कहा गया है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा कि अब जो शेड्यूल 3 है अब उसमें अलाउड है कि जो भी लॉसेस हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, आप एज अ नेगेटिव फिगर भी दिखा सकते हो, आप रिजर्व्स यानी जो भी सरप्लस है उसमें से माइनस कर सकते हो, और अगर वो ज्यादा भी है तो आप रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव साइन दिखा के लॉसेस को दिखा सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन वैसे भी लॉसेस की अब रिजर्व एंड सरप्लस में ही होती है, एसेट साइड में वो नहीं दिखते। ठीक है, तो आपके पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने होने चाहिए, नॉट मोर देन, यानी छोटे प्राइवेट कंपनीज को हटाया गया है। इससे कम है तो आप एग्जम्प्ट हो, इससे ज्यादा है तो आपको कारो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जम्पशन के क्राइटेरिया लिख रहा हूं। ठीक है, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन यानी अप टू, यानी लेस देन और इक्वल टू कितना, 1 करोड़। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन। फिर सेकंड एंड, यानी 3 कंडीशंस हैं, तीनों में अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो तब जाके आप एग्जम्प्ट रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला। फिर है एंड सेम एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, जो भी लास्ट बैलेंस शीट है उसके हिसाब से क्राइटेरिया चेक किए जाएंगे। एंड विच डज नॉट हैव टोटल बोरोइंग्स एक्सीडिंग 1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, टाइमिंग समझो, पेड अप कैपिटल क्या कहा था, एज ऑन बैलेंस शीट डेट, यानी 31 मार्च को देखेंगे कि 31 मार्च में पेड अप कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मिला के कितना है। बोरोइंग्स के लिए देखो क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, साल भर में एक दिन के लिए भी बोरोइंग्स उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक दिन के लिए भी अगर वो क्रॉस हुआ था तो आप इसमें नहीं आ पाओगे, एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा, आपको कारो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल बोरोइंग्स लेस देन और इक्वल टू 1 CR थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, एंड थर्ड क्राइटेरिया है which does not have a total revenue as disclosed in schedule 3 to the Companies Act including discontinued operation। ये भी आपने सुना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में होता है कि काफी सारे सब्सिडरीज आपके ब्रांचेस होते हैं या डिविजन्स होते हैं,
जो बाद में कंसोलिडेट की जाती हैं। तो कुछ हो सकता है कुछ ब्रांड्स, कुछ आपने डिविजन्स बंद किए हों, तो जो भी डिविजन्स या जो भी स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यूज एक आइडेंटिफाइबल सेपरेट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको अगर आप बंद करते हो तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 वो आपको सेपरेटली बताने पड़ते हैं, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो गए। तो लोगों को पता होना चाहिए भाई कितना इनकम आगे अब नहीं आने वाला है। अगर आप अलग से नहीं दिखाओगे तो लोग क्या सोचेंगे कि पूरी इनकम हर साल आते रहेगी, पर उनको पता ही नहीं है कि ये क्यूमुलेटिव इनकम है, इसमें से एक डिवीजन तो बंद हो गया है, वो तो अगले साल से आएगा ही नहीं। तो इसको टेकन केयर ऑफ किया गया है और इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने के लिए कहा गया है। तो जब भी आप कोई फाइनेंशियल देखोगे, अगर किसी का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग से दिखाते हैं, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अलग से दिखाते हैं, और आप शेड्यूल 3 पढ़ोगे तो उसमें भी विजिबल है, ऑन द फेस बाइफिकेशन रहता है। तो यहां लिखा है इंक्लूडिंग द रेवेन्यू ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक्सीडिंग 10 crore rupees ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द, ये भी लिखा है डज नॉट हैव, यानी इससे कम होना चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू लेस देन और इक्वल टू 10 crore पिछले साल का क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो ऐसे 3 फिल्टर्स हैं, तीनों में अगर आप आ रहे हो, तीनों क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, तब जाके आप प्राइवेट कंपनी हो और आप एग्जम्प्ट रहोगे कारो 2020 से, ठीक है। तो पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 1 CR, टोटल बोरिंग्स एट एनी पॉइंट इन टाइम थ्रू आउट द ईयर लेस देन 1 crore एंड टोटल रेवेन्यू शुड बी लेस देन 10 crores, ठीक है। तो ये है आपका क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस पे आता है सर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लिखना है और याद करना है। तो ये सब एग्जम्प्ट है और इनके अलावा जितने भी कंपनीज हैं उन सब पे कारो 2020 अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन मैटर स्पेसिफाइड इन पैरा 3 and 4, ठीक है। 3 and 4 में पूरा दिया हुआ है। एवरी रिपोर्ट मेड बाय ऑडिटर, कौन सा ऑडिटर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है, ध्यान देना है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर under section 143 of Companies Act on accounts of every company audited by him to whom the CARO applies, ठीक है, to which the CARO applies for the financial year commencing on or after 1/4/2020। तो ये पहले जब 25 फरवरी को ये आया था ऑर्डर, तब ये 1/4/2019 से था। फिर आई थिंक 24 मार्च को एक और नोटिफिकेशन आया और एक साल इसको आगे बढ़ाया गया। और एप्लीकेबिलिटी कहां से है? 1/4/2020 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, ऑडिट स्टार्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा उसका जब ऑडिट होगा उसके ऑडिट में आपको ये कारो 2020 फॉलो करना है, ठीक है। शैल इन एडिशन कंटेन द मैटर्स इन पैरा 3 and 4 एज एप्लीकेबल। और एक अच्छा क्लॉज दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट दिस ऑर्डर शेल नॉट अप्लाई टू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप प्रेजेंट करते हो एज पर सेक्शन 129 एंड 134 एज पर शेड्यूल 3 ऑल्सो, या एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, IAS वो इंडेस भी आपको पता होगा, ठीक है। तो जो भी लीगैलिटी की वजह से आपको कंसोलिडेटेड भी देना होता है, अगर आपके सब्सिडीज भी हैं तो उस पे अप्लाई नहीं होगा। तो अप्लाई किस पे होगा? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको पता ही होगा। हर कंपनी अलग अलग है, इंडिपेंडेंट होती है। सब्सिडी भले एक पार्ट है होल्डिंग का, बट एज अ कंपनी इट इज इंडिपेंडेंट, तो उनको इंडिपेंडेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये पूरा ऑर्डर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, कंसोलिडेटेड पे अप्लाई नहीं होता। सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होता है, और वो दिया हुआ है एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ पैरा 3। मतलब आखिरी क्लॉज है जो मैं आपको बताऊंगा। पूरा ऑर्डर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ क्लॉज 21 ही है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, 21 क्लॉजेस हैं। हर क्लॉज एक टॉपिक के बारे में, एक फाइनेंशियल आइटम के बारे में, या तो P&L का आइटम होगा, या तो बैलेंस शीट का आइटम होगा, या तो एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ सवाल या कुछ कॉम्प्लायंस पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑडिटर से पूछ रही है कि क्या आपने ये पूछा, क्या आपने इंक्वायर किया, क्या आपने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और किया तो आपको क्या मिला? सब कुछ सही मिला तो ठीक है, आपको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पर जहां जहां इन टॉपिक्स में जो हम आपसे कह रहे हैं उसमें कहीं भी कुछ भी नॉन कॉम्प्लायंस मिलता है, कोई भी गड़बड़ मिलती है, तो आपको हमको डिस्क्लोजर देने, उसकी सारी डिटेल्स देनी है।
आ रहा है ख्याल में? ये जिम्मेदारी है ऑडिटर की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ कंपनी टू व्हिच दिस ऑर्डर अप्लाइज शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट। ठीक है, क्या जिम्मेदारी है कि स्टेटमेंट देना है, स्टेटमेंट देना है ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। नंबर 1, तो पहला जो टॉपिक है दैट इज अबाउट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट, जिसको आप कहते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। शेड्यूल 3 का जो नाम चेंज हुआ था में जो नाम था, ठीक है, पहले अलग था, अभी क्या नाम है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड अलग से जो है इंटेंजिबल एसेट्स। तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट दिस। इसके बारे में ऑडिटर को देखो क्या क्या पूछना है और क्या क्या बताना है अपने रिपोर्ट में। नंबर 1 ए, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो भी एसेट्स होते हैं आपको पता ही है, हर एसेट का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। बिल्स, वाउचर्स या जो भी आपने उसको परचेज किया होगा, एक्वायर किया होगा, उसके जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको रखने पड़ते हैं। मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स। क्वांटिटी भी होनी होगी ना, कंप्यूटर्स हैं तो कितने कंप्यूटर्स, बिल्डिंग है तो कितने बिल्डिंग। ठीक है, जो भी आपके एसेट्स होते हैं उसके क्वांटिटेटिव डिटेल भी आपको मेंशन करनी है। एंड द सिचुएशन यानी लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं, क्या कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं, और उस रिकॉर्ड्स में क्या क्वांटिटेटिव डिटेल और सिचुएशन भी इंक्लूडेड है तो आपको कुछ नहीं करना है। नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, लोकेशन कहीं रिकॉर्डेड ही नहीं है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स रिकॉर्डेड नहीं है, तो फिर ऑडिटर को पूरा डिटेल देना है कि हाँ ये चीजें इंक्लूडेड नहीं है, उनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले मुझे। ठीक है, तो आप उनको स्टेटमेंट देना है। तो पहला था प्रॉपर रिकॉर्ड। सेकंड है वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, अब इंटेंजिबल एसेट्स में जाहिर सी बात है लोकेशन वगैरह नहीं रहता है क्योंकि वो इंटेंजिबल है। आ रहा है ख्याल में? तो इंटेंजिबल एसेट्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स है कि नहीं। इंटेंजिबल एसेट नॉर्मली क्या होता है, एक तो वो होता है परचेस्ड, या फिर हो सकता है आपने खुद डेवलप किया हो, तो उसमें भी आपको फुल रिकॉर्ड्स आपको रखने होते हैं। ठीक है, तो पहला है रिकॉर्ड्स के बारे में, क्या आपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे हैं जैसा लॉ आपसे चाहता है। सेकंड, वेदर दीज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड। ठीक है, आपको ऑडिट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन वर्ड सुना होगा। तो वेरिफिकेशन में आप क्या करते हो, एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करते हो कि एक्चुअली ये एसेट है कि नहीं है। बुक्स में तो है, एक्चुअली है कि नहीं है, कंपनी के पास है कि नहीं, कंपनी उसको यूज कर रही है कि नहीं, तो फिजिकली वो है कि नहीं, ओनरशिप कंपनी की है कि नहीं, एक्चुअली वो यूज हो रही है कि नहीं, उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, ये सब फिजिकली वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो वेदर दिस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट, वो जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ऑडिटर की भी है, वो अलग है, पर मैनेजमेंट का इंटरनल क्या स्ट्रक्चर है, इंटरनल सिस्टम या प्रोसीजर या इंटरनल चेक्स क्या है, वो आपको समझना है कि क्या मैनेजमेंट खुद अपने आप उसको एक पीरियोडिकल इंटरवल पे फिजिकली वेरीफाई करता है। ठीक है, एट रीजनेबल इंटरवल्स। अब वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, साल में एक बार, साल में 2 बार, 2 साल में एक बार, डिपेंड करता है कौन सा एसेट है, कितना उसमें रिस्क होता है। ठीक है, वेदर एनी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी वे आर नोटिस्ड ऑन सच वेरिफिकेशन। बरोबर, जब भी आप फिजिकल वेरीफाई करते हो या तो चीजें सब सही मिलेंगी या तो गड़बड़ मिलेगी, या तो डिफरेंसेस मिलेंगे, जिसको यहां पे क्या कहा गया है, डिस्क्रिपेंसी। बुक्स में कुछ अलग है और फिजिकली कुछ अलग है। मतलब बुक्स में 5 कंप्यूटर्स लिखे हुए हैं कि 5 कंप्यूटर्स हैं, इतना वैल्यू है, हम जब देखने गए तो 4 ही कंप्यूटर मिले, एक कंप्यूटर मिला ही नहीं, तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिपेंसी। तो आपको उसकी पूरी डिटेल देनी है कि क्या डिस्क्रिपेंसी है, उसको एक्सप्लेन करो, उसको क्वांटिफाई करो कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, एंड इफ सो, अगर डिस्क्रिपेंसी है, वेदर द सेम हैज बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त मैनेजमेंट ने उसको प्रॉपर्ली डील किया है कि नहीं। प्रॉपर्ली डील किया नहीं मतलब जितने एक्चुअल है फिर उतने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एक्चुअली 4 हैं, बुक्स में 5 हैं, तो आप क्या डेल्ट विद करोगे, बुक्स में आप करेक्ट करोगे, एक को आप लॉस दिखाओगे, उतना लॉस डेबिट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में। आ रहा है कुछ समझ में, लॉस बाय थेफ्ट या जो भी उसका रीजन होगा। तो अगर एक्चुअल में 4 ही है तो बुक्स में भी आपको 4 ही का वैल्यू इंक्लूड करना पड़ेगा। एक कंप्यूटर जिसका वैल्यू है पर फिजिकली नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा। आ रहा है ख्याल में? तो इसको वो कह रहे हैं प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द अकाउंट्स। ठीक है, तो ये पूरा एक सवाल है कि क्या फिजिकली वेरीफाई हुआ तो क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली। मटेरियल का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट,
बहुत बड़ा, जिससे डिसीजन मेकिंग बदल सकती है। छोटे मोटे डिस्क्रिपेंसी होते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, ये छोटे मोटे हैं, इससे आपका डिसीजन नहीं बदलता, तो वो आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन मटेरियल बहुत बड़ा कोई अमाउंट है तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है या नहीं किया है। फिर है वेदर द टाइटल डीड्स, ठीक है। अब हम ओनरशिप देख रहे हैं। ऊपर क्या देखा, फिजिकल वेरिफिकेशन था कि एक्चुअली वो एसेट है कि नहीं है आपके पास। अब है कि वो आपका है कि नहीं, आपके नाम पे है कि नहीं, आप उसके ओनर हो कि नहीं। वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स आपको पता ही है, टाइटल डीड्स जो इससे आप रजिस्टर करते हो अपने नाम पे। अदर देन द प्रॉपर्टीज विद द कंपनी इज अ लेसी, ठीक है। लीज पे लिए हैं तो ठीक है, वो अलग, उसको लिखा है अदर देन, या तो फ्री होल्ड वाले देखेंगे जो आपके नाम पे है, वो हम चेक करेंगे, उसके टाइटल डीड्स चेक करेंगे। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, तो जो एसेट आप यूज कर रहे हो उसके टाइटल डीड्स आपके पास हैं कि नहीं और वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। तो बस ऑडिटर को चेक करना है कि कंपनी के एसेट्स कंपनी के ही नाम पे है या नहीं है। और अगर नहीं है, एसेट आपके पास है, यूज आप कर रहे हो, पर बिल किसी और के नाम का है, हो सकता है किसी डायरेक्टर के नाम पे हो सकता है किसी सब्सिडी के नाम पे हो, होल्डिंग कंपनी के नाम पे हो, तो ओनरशिप जो रजिस्टर्ड ओनर है वो कोई और है, तो फिर आपको पूरा डिटेल देना है। इफ नॉट, अगर वो कंपनी के नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे, डायरेक्टर्स, एमडी या किसी पर्सनल कोई ऑफिसर के नाम पे लिया गया है या ग्रुप कंपनीज के नाम पे लिया गया है, तो आपको पूरा डिटेल देना है। प्रोवाइड द डिटेल्स देयर ऑफ इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका कैरिंग वैल्यू यानी बुक वैल्यू क्या है, हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे है, और फिर वो कौन है, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है, एम्प्लॉई है, कौन है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका रिलेशन क्या है कंपनी के साथ, और फिर है पीरियड हेल्ड, कितने समय से वो होल्ड हो रही है, और फिर है रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। एंड ऑल्सो इंडिकेट इफ इन डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो भी वो आपको सब बताना है, ठीक है। तो ये सारे रेलेवेंट डिटेल्स आपको बताना है। अगर कोई एसेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कंपनी के पास है, कंपनी उसको यूज कर रही है पर वो कंपनी के नाम पे नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ, वेदर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। इस साल में रिवैल्यूएशन आपने किया है क्या, अकाउंट्स में आपने पढ़ा ही होगा रिवैल्यूएशन, इंक्लूडिंग द राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। पीपीई भी है, इंटेंजिबल एसेट भी है, मिक्स पॉइंट है, और बोथ ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। जो रिवैल्यूएशन किया, इसकी वैल्यू किसने निकाली, तो आपको पूछना है, ऑडिटर को पूछना है कि क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रिपोर्ट के बेस पर रिवैल्यूएशन हुआ कि ऐसे ही मैनेजमेंट ने अपने मन से कर दिया। स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज इफ एनी, इफ चेंज इज 10% और मोर, ठीक है। चेंज बताना है कि कितना चेंज हुआ, रिवैल्यूएशन के पहले क्या अमाउंट था, रिवैल्यूएशन के बाद क्या अमाउंट था, और अगर इसमें डिफरेंस 10% से ज्यादा है, 10 और मोर है, in the aggregate of the net carrying value of each class of property plant equipment of the intangible asset, मतलब डिटेल्स कब बतानी है, जब ये चेंज 10% और मोर है। अप टू 10% है तो आपको डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है कि पहले क्या वैल्यू थी, अब क्या वैल्यू है, और उसका पूरा बाइफिकेशन और वो सब आपको एसेट वाइज चीजें नहीं देनी है। कब देनी है, जब उसका डिफरेंस इज 10% और मोर, ठीक है। तो हर पॉइंट में 2 या 2 से ज्यादा सवाल हैं। इसमें भी जैसे क्या सवाल है कि रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, हुआ है तो पहला पॉइंट आपको क्या देखना है कि क्या वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से हुआ है, एक सवाल। दूसरा, फिर ये जो चेंज है, जो डिफरेंस है, क्या वो 10% और मोर है, 10% और मोर है तो हमको पूरा डिटेल्स दो कि बिफोर वैल्यूएशन क्या था और आफ्टर रिवैल्यूएशन क्या है, ठीक है। और लास्ट है इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, ये भी आपने पढ़ा होगा, बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, ठीक है। बेनामी प्रॉपर्टी अगर आपके पास मिली है और आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है या पेंडिंग है, ऑलरेडी मतलब फाइल हो चुकी है और कोर्ट में कहीं पेंडिंग है, एंड रूल्स में देयर अंडर इफ सो, ठीक है। अगर ऐसा कोई केस है जो इस साल हुआ है या ऑलरेडी आप पे पेंडिंग है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है और आप पे केस चल रहा है, ठीक है। Whether the company has appropriately disclosed the details in its financial statement, अब जब तक आप हारते नहीं हो, आप तो एसेट आपका ही दिखाओगे, बट ये डिस्प्यूट चल रहा है, आपके खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हार गए तो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी, आ रहा है ख्याल में, तो इट्स अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, तो इसको आपको डिस्क्लोज करना है
कि हाँ इस फॉरम पे इस कोर्ट में मेरे खिलाफ या कंपनी के खिलाफ अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट केस चल रहा है, ठीक है। तो आपको डिस्क्लोज करना है डिटेल्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हैं, आपको बस यही पूछना है। देखो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा बताओ कारो में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं या क्या क्या इंक्वायर करना है ऑडिटर को एज पर कारो 2020। तो टॉपिक आपको दिया रहेगा, आपको टॉपिक के अंदर के पॉइंट याद करने। पूरा कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कारो 2020 छापो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आपको या तो सिचुएशन आएगी या तो आपको टॉपिक आएंगे कि ये टॉपिक में कारो में क्या प्रोविजन है आप बताओ। आ रहा है ख्याल में? पूरा पूरा नहीं याद करना है, बस एक टॉपिक के अंदर क्या क्लॉज है वो आपको याद रखने हैं। तो मैं अगर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स कहूं तो उसमें ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स आपको ये लिखने पड़ेंगे। तो पहला क्या था बोलो? पहला था प्रॉपर रिकॉर्ड्स, सेम पीपीई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड था फिजिकली वेरीफाई हुए क्या, फिर वही सारे सब क्वेश्चंस आपको एक के बाद एक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक था फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर थर्ड था टाइटल डीड्स और वो कंपनी के नाम पे है कि नहीं है, नहीं है तो पूरी डिटेल्स दो। फिर रिवैल्यूएशन हुआ है क्या, और फिर आपके खिलाफ मतलब प्रॉपर्टीज के खिलाफ आपके कंपनी में जो एसेट्स हैं उसके खिलाफ बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के अंदर कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई केस इस साल इनिशिएट तो नहीं हुआ है, उसकी जानकारी आपको देनी है। तो ऐसे 5 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आपको जवाब मतलब ऑडिटर को पूछने हैं, और जहां जहां नेगेटिव आंसर्स हैं वहां वहां उनको सारी डिटेल देनी है। चलिए, तो ये पूरा एक टॉपिक था प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में देखो क्या क्या पूछना है। वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन, ठीक है, कॉमन पॉइंट है दोनों में, इन्वेंट्री हो या फिक्स्ड एसेट हो। अगर आप ऑडिट पढ़ चुके हो तो आपको पता है ये 2 फिजिकल एसेट्स होते हैं और एक होता है कैश इन हैंड। ये 3 चीजों को फिजिकली वेरीफाई किया जाता है कि एक्चुअल में उतना है कि नहीं है जितना बुक्स में दिख रहा है, ठीक है। तो वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल बाय द मैनेजमेंट, ऑडिटर नहीं, ऑडिटर का अलग है, वो ऑडिट वर्किंग पेपर्स में वो सब नोट करेगा। हम कंपनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इंटरनल प्रोसीजर्स देख रहे हैं कि क्या उनका कोई मैकेनिज्म है फिजिकल वेरिफिकेशन का, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, यही सब ऑडिटर को चेक करना है, ठीक है। तो रीजनेबल इंटरवल्स पे आपने उसको वेरीफाई किया कि नहीं। अब ये जो रीजनेबल इंटरवल है ये फिक्स्ड एसेट से थोड़ी ज्यादा होती है, हर 3-3 महीने में, हर 6 महीने में, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इन्वेंट्री इज अ रोटेटिंग एसेट, ठीक है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है क्या, एंड वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड द प्रोसीजर, क्योंकि बहुत सारे इन्वेंट्रीज होते हैं। मैं खुद ऑडिटर हूं, मैंने बहुत सारे स्टॉक ऑडिट्स किए हैं बैंक के बिहाफ पे, तो बहुत बड़ा एक जैंट टास्क होता है। इतने सारे इन्वेंट्रीज अलग अलग हो सकता है, अलग अलग गोडाउन्स में स्टोर किए हो, तो कितना सैंपल लेना, कितना चेक करना, ये सब में बहुत जजमेंट लेने पड़ते हैं। फिक्स एसेट में इतना कुछ रहता नहीं है, फिक्स एसेट एक ही होता है, देख के फिजिकली वेरीफाई हो जाता है। इन्वेंट्री लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें काफी प्रोसीजर्स, अजम्पशंस और सैंपलिंग यूज की जाती है, तो वो आपको ऑडिटर को देखना है। वेदर इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर द कवरेज एंड द प्रोसीजर ऑफ सच वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। आपको जज करना है कि मैनेजमेंट का जो कवरेज है और मैनेजमेंट जो प्रोसीजर अपना रही है वो सही है कि नहीं, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, अनरीजनेबल तो नहीं कि बहुत ही कम इन्वेंट्री चेक करते हैं जबकि इन्वेंट्री का मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत ही छोटे सैंपल पे वो जज कर रहे हैं, ठीक है। वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हर जगह अभी ये क्राइटेरिया डाले गए, पिछले कारों में 10% वाला कोई क्लॉज नहीं था, अभी उन्होंने मटेरियल क्या होता है उसको क्वांटिफाई कर दिया है कि छोटे मोटे डिस्क्रिपेंसी चलते रहते हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। 10% और अबव है तो बताओ, ठीक है। तो 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वेयर नोटिस्ड एंड इफ सो वेदर दे हैव बीन प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। लैंग्वेज लाइन बाय लाइन सेम है, सिर्फ 2 वर्ड्स के अलग है कि आपको कवरेज और प्रोसीजर भी जज करना है कि वो सही है या नहीं। बाकी वही फिजिकल वेरीफाई हुआ कि नहीं, रीजनेबल इंटरवल पे हुआ कि नहीं, और फिर कुछ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी हुई 10% और मोर, अगर हुई है तो उसको प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट किया या नहीं किया, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो सेम है फिजिकल वेरिफिकेशन। सेकंड है वेदर ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ईयर द कंपनी हैज बीन सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट, ठीक है। स्टॉक पे आप वर्किंग कैपिटल लेते हो, स्टॉक को हाइपोथिकेट करते हो, ठीक है, हाइपोथिकेशन ऑफ
स्टॉक एंड रिसीवेबल्स, दो ये आप हाइपोथिकेट करके क्या करते हो, वर्किंग कैपिटल के लिमिट्स लेते हो, ठीक है। तो वेदर द कंपनी हैज सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीस, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा का लिमिट आपने लिया है क्या इन एग्रीगेट फ्रॉम ऑल द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, चेक करना है कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल सब मिला के 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल लिमिट लिया है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द करंट एसेट, वन ऑफ विच इज स्टॉक, और एक और एसेट हो सकता है डेटर्स, रिसीवेबल्स, उसको भी आप हाइपोथिकेट करके वर्किंग कैपिटल लिमिट लेते हो, पूरे करंट एसेट लेना है, ठीक है। और अगर लिया है, इफ यस, तो आप सवाल के जवाब दो, वेदर क्वार्टरली रिटर्न्स या स्टॉक स्टेटमेंट्स आप कहते हो, वेदर रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स फाइल्ड बाय द कंपनी विद सच बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी, एंड इफ नॉट गिव डिटेल्स। और इसमें बहुत ये होता है, स्टॉक स्टेटमेंट अपन ऐसे ही मन से देते रहते हैं, सब चलता है, मैंने सब देखा है। तो ये स्टॉक स्टेटमेंट ऐसे ही मन धड़न देते रहते हैं ड्राइंग पावर, ड्राइंग लिमिट के लिए, और फिर बाद में वो ध्यान ही नहीं देते कि यार जब पूरा साल भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तब वो डिस्क्रिपेंसी दिखेगी, मिसमैच दिखेगा। तो ये आपको चेक करना है कि जो स्टॉक स्टेटमेंट, जो रिसीवेबल्स, जो भी चीजें ये मंथली या क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट्स या जो भी स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, रिसीवेबल स्टेटमेंट उसमें बताई गई हैं, और जो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट हैं वो आपस में टैली हो रहे हैं क्या, मतलब जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट हैं और जो स्टॉक स्टेटमेंट्स या जो भी स्टेटमेंट्स आपने फाइल किए हैं दोनों आपस में टैली हो रहे हैं कि नहीं, जो कि बैंक का काम है, पर आपको यहां देख के बताना है, ठीक है। तो काफी बार वो डिस्क्रिपेंसी मिलती ही है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में है कि नहीं, मतलब मैच हो रहे हैं कि नहीं, नहीं हो रहे हैं तो बताओ डिटेल्स कि कितना बैंक को बताया गया है, कितना बुक्स में है, कितना डिफरेंस है, वो आपको ऑडिट रिपोर्ट में मंथ वाइज या जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके वाइज आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हैं इन्वेंट्री में, पहला फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं, सेकंड आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ली है क्या, ठीक है, हैज बीन सैंक्शन इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, अगर 5 करोड़ का सैंक्शन लिमिट है ही नहीं तो पूरा पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। तो पहले आपको क्राइटेरिया देखना है, 5 करोड़ से ज्यादा आपका वर्किंग कैपिटल लिमिट है क्या, है तो जो आपने स्टेटमेंट्स फाइल किए हैं और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आपस में एग्री हो रहे हैं कि नहीं, अगर वो मैच नहीं हो रहे हैं तो डिटेल्स दो कि बुक्स में कितना है और स्टेटमेंट्स में कितना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, सब में कितने पॉइंट्स हैं आपको लिखना है, ठीक है, लिखते जाना है ताकि आप रिवाइज कर पाओ। इसमें 5 थे, ABCDE, इसमें अभी कितने बड़े, 2, तो 2 पॉइंट्स हैं। आगे थर्ड इज विथ रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट्स, जो आप एसेट वाइज मतलब जो आप दे रहे हो, whether during the year the company has made investments in or provided any guarantee or security or granted any loan or advance in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, LLPs or other parties, if so, ठीक है, साल भर में आपने लोन, गारंटी, सिक्योरिटी दिया है क्या, सेक्शन 186 याद आ रहा है क्या। ठीक है, इफ सो अगर दिया है तो क्या करना है, वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और प्रोवाइडेड एडवांसेस इन नेचर ऑफ लोन्स और स्टूड गारंटी और प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू एनी अदर एंटिटी नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस टू गिव लोन। अगर आप खुद बैंक ही हो, अगर आप एक NBFC हो जो आपका काम ही लोन लेना देना है, उनके लिए नहीं है, जिनका फाइनेंसिंग बिजनेस नहीं है उनके लिए है, ठीक है। इफ सो इंडिकेट, ठीक है, साल भर में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुए तो आपको क्या क्या बताना है, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, सिर्फ इस साल का, एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, साल भर का जो भी एग्रीगेट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट्स का, गारंटी का, सिक्योरिटी का, और ओवरऑल जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है पुराना और इस साल का मिला के, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट विद रिस्पेक्ट टू सच लोन्स, गारंटी और सिक्योरिटी टू सब्सिडियरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, मतलब रिलेटेड पार्टीज का एग्रीगेट अमाउंट बताना है जो इस साल में आपने इन्वेस्ट किया या जो भी गारंटी दिया, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, और उसका टोटल यानी एज ऑन डेट, बैलेंस शीट डेट कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है ये भी आपको बताना है। तो सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, 3 नाम है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट, इन 3 का अलग बताना है। फिर है एग्रीगेट अमाउंट सेम ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट रिस्पेक्ट टू सच लोन्स, एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, मतलब बाइफर्केट करना है बेसिकली, साल भर में जो भी दिया है और जो भी पूरा आपका बैलेंस है उसको बाइफर्केट करना है कि सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कितना है, एंड अदर देन सब्सिडरी यानी आउटसाइडर्स का कितना है,
बाइफिकेशन, ठीक है। फिर सेकंड, whether the investment made guarantee provided security given in the terms and conditions of the grant of all loans and advances nature of loan and guarantees provided are not prejudicial to the company's interest, ठीक है। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी के ही इंटरेस्ट में नहीं है, प्रीजुडिशियल है, कंपनी का ही नुकसान हो रहा है। जैसे अगर लोन के रेट चल रहे हैं 12%, मार्केट रेट चल रहा है 12%, तो कंपनी ने कितने में लोन देना चाहिए? 12 और मोर। अगर मैं 6% पे किसी को लोन दे रहा हूं तो ये 6% लोन देने का जो टर्म है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये मेरे खिलाफ है क्योंकि मैं मार्केट रेट से कम में दे रहा हूं, उसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स का नुकसान है। तो ऐसा हुआ है क्या मार्केट कंडीशन से थोड़े रिलैक्स टर्म्स में आपने लोन्स एडवांस दिए हैं? अगर दिया है तो वो मतलब कंपनी के खिलाफ है, वो प्री जुडिशियल है। क्या होता है प्री जुडिशियल? तो कंपनी के खिलाफ है। कंपनी के खिलाफ क्या होता है? जो भी मार्केट रेट से कम आप ले रहे हो, जहां पे भी आप रिलैक्स कर रहे हो चीजों को, कोई सिक्योरिटी या गारंटी लेनी होती है आप ले नहीं रहे, तो कोई भी तरह से अगर नुकसान हो रहा है शेयर होल्डर्स का तो वो प्री जुडिशियल माना जाता है और उसका आपको अलग से पूरा हिसाब किताब देना है। कौन कौन से लोन्स ऐसे हैं जो कंपनी के खिलाफ है। थर्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस नेचर ऑफ लोन्स वेदर द शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड, ठीक है। लोन एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है पूरा रीपेमेंट शेड्यूल, मंथ वाइज या जो भी फ्रीक्वेंसी होगा रीपेमेंट का उसके वजह दिया रहता है। तो जब भी आप लोन दे रहे हो रीपेमेंट शेड्यूल एग्रीमेंट में दिया है क्या? पहला सवाल। एंड वेदर द रीपेमेंट ऑफ और रिसीट्स आर रेगुलर, और बैलेंस शीट डेट तक जितना भी रीपेमेंट हुआ है वो रेगुलर हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कब से नहीं हुआ है, कितने इंस्टॉलमेंट्स नहीं आए हैं, सब पूरा आपको बाइफिकेशन देना होगा, ठीक है। तो जो लोन है एग्रीमेंट है उसमें रीपेमेंट शेड्यूल है कि नहीं, पहले वो आपको बताना है। रीपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है कि नहीं है, और अभी तक का जो भी ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी तक का जो रीपेमेंट है वो रेगुलर है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर इफ द अमाउंट इज ओवर ड्यू, ऊपर में अगर जवाब क्या आया कि नहीं रेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो ओवर ड्यू कितना अमाउंट है? द अमाउंट इज ओवर ड्यू, मतलब डिफॉल्ट हो रहा है और ओवर ड्यू अमाउंट है। तो क्या बताना है? स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू, कितना टोटल अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। हो सकता है लेस देन 90 डेज भी हो, पर आपको रिपोर्ट में क्या बताना है कि 90 डेज से ज्यादा। 90 डेज का कनेक्शन डायरेक्टली किससे है? एनपीए से। एनपीए आपको पता ही होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, तो उसमें एनपीए का सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, और उसमें भी नॉर्मली क्या होता है 90 डेज का क्राइटेरिया होता है। तो 90 डेज से ज्यादा कौन कौन से लोन को हुआ है वो आपको बताना है। एंड वेदर रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो कंपनी ने कोई एक्शन लिया है कि नहीं, लीगल नोटिस सर्व किया है कि नहीं, क्या किया है, लीगल एक्शन क्या लिया है, क्योंकि डिफॉल्ट में है, ओवरड्यू अमाउंट है, कुछ तो किया होगा, रिमाइंडर्स भेजे होंगे, लीगल नोटिस भेजा होगा, कोर्ट केस कर दिया होगा, कुछ तो किया होगा। तो वो आपको बताना है कि कंपनी ने क्या किया है, एक्शन क्या लिया है इस डिफॉल्ट के खिलाफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेदर एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड विच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कोई लोन है जो ड्यू हो गया है रीपेमेंट के लिए इस साल में, यानी वन टाइम जो लोन होता है, बुलेट लोन जिसको आप कहते हो, हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड, बराबर, कोई लोन है जो इस साल ड्यू हुआ है, रीपेमेंट हो जाना चाहिए, पर आपने रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो ऐसे लोन की डिटेल अलग से देनी है, ठीक है। हैज बीन रिन्यूड, एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ द एक्सिस्टिंग लोन। समझ में आ रहा है क्या? ये तीन एक्टिविटीज अगर आपने की हैं, या तो रिन्यू कर दिया, या तो एक्सटेंड कर दिया, या तो नया लोन ले लिया ताकि पुराना लोन रीपे हो पाए, तो ये तीन एक्टिविटी अगर हुई हैं गिवन टू द सेम पार्टी, इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट्स ऑफ सच ड्यूज रिन्यूड, एक्सटेंडेड और सेटल फॉर फ्रेश लोन्स एंड परसेंटेज, ठीक है, टोटल में ऐसे लोन का कितना परसेंटेज है वो भी आपको बताना है, ताकि हमको समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट है वो। अमाउंट तो बताना ही है, पर सिर्फ अमाउंट से भी नहीं समझ में आता, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो परसेंटेज वाइज भी बताना है। परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टोटल लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सेम नॉट एप्लीकेबल टू दोज कंपनीज हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज टू गिव लोन, उनका तो नॉर्मल काम है रिन्यू और रीस्ट्रक्चरिंग वो करते ही रहते हैं, तो बैंक्स और एनबीएफसी के लिए नहीं है। अदर देन बैंक्स एंड एनबीएफसी जो है उनको ये बताना है, क्योंकि उनके लिए डे टू डे काम नहीं है, उनके लिए ऑड एक्टिविटी है, वो क्यों रिन्यू करेंगे। इसीलिए आपको सेपरेटली बताना है कि अगर आपने रिन्यू किया, एक्सटेंड किया है या नया लोन दिया है टू रीपे द ओल्ड लोन, तो उसका अमाउंट बताना है, और टोटल लोन्स का कितना वो परसेंटेज है वो भी आपको बताना है।
नेक्स्ट एफ, whether the company has granted any loan advance in the nature of loan either repayable on demand. ठीक है, दो टाइप के लोन होते हैं, एक होता है repayable on demand और एक होता है आफ्टर सर्टन टाइम और एक फिक्स डेट पे. ठीक है, टाइम लोन जिसको आप कहते हो. और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट. ठीक है, अगर कोई ऐसा आपने लोन दिया है, ठीक है, या तो वो रीपेबल ऑन डिमांड है जो कि नॉर्मली होता ही नहीं है. कोई नॉर्मल कंपनी रीपेबल ऑन डिमांड वाला लोन क्यों देगी? वो तो बैंक देती है ना, वो तो बैंक का काम है, आपका काम नहीं है. तो ये ऑड एक्टिविटी हो गई. तो आपको बताना है कि रीपेबल ऑन डिमांड कोई लोन दिया है क्या, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट. लोन दे रहे हो, पीरियड ऑफ रीपेमेंट की बात नहीं हुई है, या कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात नहीं की है, कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया है, या एग्रीमेंट किया है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही लोन दे दिया. होता है, डायरेक्टर्स प्रमोटर्स को ऐसे दिया जाता है काफी बार. इफ सो स्पेसिफाई द एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज देयर ऑफ, सेम टोटल लोन का कितना ही परसेंटेज है ऑफ द टोटल लोन्स ग्रांटेड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर्स रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड अंडर जो भी है क्लॉज 76. ठीक है, तो ये है सब. देखो ऑड है, कोई भी नॉर्मल वाला ये नहीं है. नॉर्मल चीजें ऑडिटर क्यों बताएगा? ये नॉर्मल चीजें गवर्नमेंट पता थोड़ी करना चाहेगा. ऑड एक्टिविटीज ही उनको पता करनी है जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है. ठीक है, तो 6 क्लॉज हैं, इंपॉर्टेंट ये आ सकता है. 6 क्लॉज हैं, बोलो क्या क्या है. पहला क्लॉज अलग ही है क्या, कि साल भर में अगर आपने लोन वोन दिए हैं किसी को भी, कंपनीज फर्म्स एलएलपी या अदर पार्टीज, तो आपको बताना है पहला एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस दो में बाइफरकेट करना है. सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट अदर देन सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, पहला पॉइंट. सेकंड, कि कोई ऐसा लोन तो नहीं है जो प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ठीक है, तो प्री जुडिशियल ये वर्ड पंचवर्ड है आपका. फिर कि जो भी लोन दिए हैं, एडवांस दिए हैं, उनका रीपेमेंट शेड्यूल उसी एग्रीमेंट में दिया है कि नहीं, और अभी तक का रीपेमेंट कैसा रहा है, रेगुलर है या नहीं है. फिर अगर कोई ओवर ड्यू है तो बताओ 90 डेज के ऊपर कितना है. ठीक है, 90 डेज के ऊपर कितना है और कंपनी ने क्या एक्शन लिया है. फिर है कि कोई ऐसा लोन है क्या जो इस साल ड्यू हुआ है और जिसको आपने रिन्यू किया है या एक्सटेंड किया है या नया लोन दिया है फॉर रीपेमेंट ऑफ ओल्ड लोन, तो उसका भी अमाउंट परसेंटेज बताना है ऑफ द टोटल. फिर कोई लोन ऐसा है क्या जो रीपेबल ऑन डिमांड है या जिनके रीपेमेंट टर्म्स ही आपने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किए, देते वक्त स्पेसिफाई नहीं किए, तो उसका भी आपको एग्रीगेट अमाउंट और परसेंटेज बताना है ऑफ द टोटल. और एग्रीगेट ऑफ द लोन टू प्रमोटर्स और रिलेटिव्स का भी एक परसेंटेज निकाल के आपको बताना है. ठीक है, मतलब अलग अलग है. मैं आपको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बताता हूं. स्पेसिफाई क्या क्या एग्रीगेट अमाउंट, ठीक है, पहला पॉइंट. सेकंड, परसेंटेज टू द टोटल लोन ग्रांटेड, एंड थर्ड इज एग्रीगेट अमाउंट्स ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टी. समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट्स ऐसे कि ये जो रीपेबल ऑन डिमांड या बिना शेड्यूल वाले जो लोन है ये कितने हैं, फिर अलग से परसेंटेज बताना है टू द टोटल लोन्स ग्रांटेड, और अलग से एक अमाउंट बताना है. अमाउंट बताना है कि प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी को आपने साल भर में कितने लोन दिए हैं. ठीक है, चलो, तो ये थे 6 पॉइंट्स विथ रिलेटेड टू लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट और गारंटी सेक्शन 186. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है सर. 45 मिनट्स लगभग मेरा एक पार्ट रहता है. ठीक है, इसको अभी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो कारो 2020 अपन देखो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा. चलिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा. पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट. सेकंड इन्वेंट्री, एंड थर्ड इज लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड सेक्शन 186. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे. चलिए, वेलकम बैक गाइस. आगे बढ़ते हैं. लास्ट पार्ट में हमने देखो क्या क्या पढ़ा. लास्ट पार्ट में पढ़ा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, 5 सब पॉइंट्स थे उसके. सेकंड वाज इन्वेंट्री, उसके 2 सब पॉइंट्स थे. थर्ड वाज लोन्स गारंटी सिक्योरिटी, सेक्शन 186 से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स थे उसमें 6 क्लॉजेस थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब है 4th पॉइंट. अब सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी होते जाएंगे. आपको बस क्या सवाल का जवाब ऑडिटर को पूछना है और क्या डिटेल्स देनी है वो आपको इसमें ख्याल में रखना है. पॉइंट नंबर 4, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी, वेदर प्रोविजंस ऑफ 185 एंड 186 ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स. ठीक है, सेम ही है, उसी से कनेक्टेड है, पर एक अलग से पॉइंट है कि 185 टू बी वेरी स्पेसिफिक क्या है, लोन टू डायरेक्टर्स,
लोन टू डायरेक्टर्स, और 186 जो आप पूरा पढ़ते हो इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी बाय कंपनीज। तो स्पेसिफिक देखो पॉइंट है कि कॉम्प्लाई हुआ कि नहीं बताओ। जैसे आपने पढ़ा है 185, क्या पूछते हैं उसमें, नॉर्मल प्रोहिबिशन है कि डायरेक्टर्स उनके रिलेटिव को आप लोन नहीं दे सकते, फिर कब दे सकते हो, फिर उसके पूरे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो वो सब फॉलो करते हुए आपने लोन दिया है। अगर वो फॉलो नहीं किया है, ऐसे ही लोन दे दिया है, तो फिर वो प्रोहिबिशन हो जाएगा, बरोबर। तो 185, 186 जहां जहां नॉन कॉम्प्लाई हुआ है, जहां जहां उसमें पूछा बोला हुआ है कि आपको SRNGM पास करना है, या फिर वो एक रहता है ना कि सारे एम्प्लॉइज को दे रहे हो, एक जनरल स्कीम के तहत दे रहे हो, तो ये सब आपने एक्सेप्शन 185 के पढ़े होंगे। तो जहां जहां नॉन कॉम्प्लायंस है, इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स देयर ऑफ, नॉन कॉम्प्लायंस के आपको डिटेल देने हैं। तो ये पूरा पॉइंट स्पेसिफिक है सेक्शन 185 एंड 186। ठीक है, कुछ खास याद नहीं रखना है इसमें, बस कॉम्प्लाई हुआ है कि नहीं पूछा है, नहीं हुआ है तो बताओ सारी डिटेल्स क्या क्या नॉन कॉम्प्लाई हुआ है। फिर है फिफ्थ, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, टॉपिक क्या है, डिपॉजिट्स, सेक्शन 73। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी और द अमाउंट्स व्हिच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट्स। आई होप आपको सब, मैं ज्यादा वही डिटेल में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो अपन अलग ही चैप्टर में चले जाएंगे। ठीक है, रिसीट्स व्हिच आर डीम्ड टू बी डिपॉजिट्स, whether the directives issued by RBI and the provisions of 73 to 76 or any other relevant provisions of Companies Act and rules made thereunder wherever applicable has been complied with. If not, ठीक है, अगर comply नहीं हुआ है, comply हुआ है तो कुछ नहीं करना है, comply हुआ है तो कुछ नहीं करना है, comply नहीं हुआ है तो क्या क्या नहीं comply हुआ है, सब कुछ उसके बारे में बताना है। ठीक है, काय का compliance है, एक तो 73 to 76 और उसका जो एक्ट है और रूल्स है करस्पॉन्डिंग सब। फिर आरबीआई ने कुछ अगर आपको डायरेक्टिव दिया है, क्योंकि आप बैंक या एनबीएफसी रहे होंगे इसलिए आरबीआई ने कुछ आपको डायरेक्टिव दिया हो सकता है, तो वो भी आपको आपने फॉलो किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो आपको क्या क्या बताना है, नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन, कि क्या नहीं कॉम्प्लाई किया है, अमाउंट, टेनोर, क्या रीपे नहीं किया है, ऐसे अलग अलग नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन होते हैं। तो क्या कॉन्ट्रावीन किया है आपने। इफ एन ऑर्डर हैज बीन पास बाय सीएलबी, जो अब है नहीं, और एनसीएलटी or RBI or any court or any other tribunal whether the same have been complied with or not। तो अगर आप डिफॉल्ट में हो तो सामने वाले ने आप पे केस किया होगा, डिपॉजिट होल्डर्स ने आप पे केस किया होगा, ट्रस्टी ने केस किया होगा। तो कहां कहां क्या क्या केस चल रहा है, और वो केस में अगर कोई कोर्ट या कोई अथॉरिटी ने आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पास किया है, क्या ऑर्डर पास किया हो सकता है, इतने इतने समय के अंदर पूरा पैसा विद इंटरेस्ट रीपे कर दो। ऐसे ही नॉर्मली ऑर्डर्स पास होते हैं, एक थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाता है और विथ इंटरेस्ट आपको रीपे करना होता है। नॉर्मली यही ऑर्डर पास होते हैं कोर्ट्स के। तो वो आपने कॉम्प्लाई किया या नहीं किया, उसमें भी आपने डिफॉल्ट तो नहीं किया है, वो सारी जानकारी ऑडिटर को देनी है। ठीक है, नेचर बताना है, और अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो वो ऑर्डर कॉम्प्लाई हुआ है कि नहीं वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये था डिपॉजिट्स, सब में एक ही पॉइंट है, सब पॉइंट्स नहीं है। फिर है सिक्स्थ, whether maintenance of cost records have been specified by central government, ये भी आपने पढ़ाई है सेक्शन 148। तो अगर आप उसमें आते हो और आपको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने हैं और बाकायदा फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का क्राइटेरिया अलग होता है, आई थिंक आपको याद होगा, और कॉस्ट ऑडिट का क्राइटेरिया अलग होता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स का जो लिमिट है वो अलग है और कॉस्ट ऑडिट का जो लिमिट है वो अलग है। तो अगर ये रिकॉर्ड्स के बारे में, दिस इज प्योरली फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि अगर एज पर कॉस्ट रूल्स आपकी कंपनी उसमें कवर्ड है और आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, ठीक है, तो आपने रखे हैं क्या। ठीक है, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड हैज बीन स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 148 एंड वेदर सच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सो मेड एंड मेंटेन। आ रहा है ख्याल में, आप पे कॉस्ट रिकॉर्ड लागू होते हैं कि नहीं, और अगर होते हैं तो आपने रखे हैं कि नहीं, सिंपल। तो ये पूरा पॉइंट काय के बारे में है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो पर फिर भी देखो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड भी देख के बताने कि भाई एप्लीकेबल है कि नहीं कॉस्ट रिकॉर्ड्स इनके ऊपर, और उन्होंने जैसा डिजायर्ड है वैसा रखा है कि नहीं। ठीक है, फिर ये भी पुराना ही पॉइंट है, वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। बराबर, स्टैट्यूटरी जो ड्यूज होते हैं जो लॉ के तहत, एक्ट्स के तहत आपको जमा करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के पास या अलग अलग फंड्स में, वो सब आप रेगुलरली भर रहे हो कि नहीं, जो भी अनडिस्प्यूटेड है। अगर कोई डिस्प्यूट में है तो आपका वो राइट बनता है कि जब तक डिस्प्यूट सेटल नहीं होता, जब तक कोई अथॉरिटी या कोर्ट उसमें ऑर्डर नहीं सुनाता, तब तक आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है।
अनडिस्प्यूटेड में लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एग्जाम्पल दिए हैं, जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआईसी, फिर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, जिन जिन पे अभी भी होगा, अभी तो खैर है नहीं पर कुछ पे होगा, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ठीक है, कस्टम भी पूरा एबॉलिश नहीं हुआ है, कुछ कुछ अभी भी है, या पुराने सर्विस टैक्स होंगे, अरे एबॉलिश तो हो गए हैं, अरे पर किसका पुराना बकाया होगा तो वो तो अभी भी मतलब रिकवरेबल होता है ना, तो इसलिए पुराने एक्ट टैक्स के भी नाम दिए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है अभी भी वो बाकी हो। ड्यूटी ऑफ एक्साइज, ठीक है, दिया हुआ है। वैट अभी चार्जेबल नहीं है पर पुराना हो सकता है। सेस एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज एंड इफ नॉट, ठीक है, तो आप रेगुलरली डिपॉजिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जवाब है अगर हाँ कर रहे हो तो ऑडिटर को कुछ नहीं बताना है, पर अगर नहीं कर रहे हो तो फिर सब कुछ बताना है। क्या क्या? एक्सटेंट ऑफ द अरियर, कितने समय से आपने वो ड्यूज नहीं भरे हैं, ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च पे क्या पोजीशन है, कितने समय से कौन कौन से ड्यूज आपने नहीं भरे हैं, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। ट्विस्ट क्या है? जिनको 6 महीने से ज्यादा हो गए, यानी विद इन 6 मंथ्स का डिफॉल्ट है तो चलता है, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कौन से अरियर्स या ड्यूज रिपोर्ट करने हैं, जिसको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं एज ऑन लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च पे जिनको 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए वही ड्यूज को रिपोर्ट करना है ऑडिटर को, ठीक है। फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल, जब से पेबल है और 31 मार्च तक आपको गिनना पड़ेगा। विद इन 6 मंथ्स है तो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, 6 मंथ्स से ज्यादा है, 6 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं एज ऑन 31 मार्च, तो वो सारे ड्यूज को आपको रिपोर्ट करना है। किसके ड्यूज हैं, कितने समय से वो ड्यू हैं, मतलब कब से ड्यू हो चुके हैं, और वो सब आपको बताना है, ठीक है। शैल बी इंडिकेटेड। फिर इसी के बारे में एक और है, वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूज रेफर टू इन क्लॉज ए, सब क्लॉज ए हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिस्प्यूट, ठीक है। ऊपर तो अनडिस्प्यूटेड था ना, अब नीचे डिस्प्यूट में तो उसकी भी जानकारी देनी है कि क्या डिस्प्यूट है, कौन से फॉरम में वो डिस्प्यूट पेंडिंग है, कब से पेंडिंग है, क्या अमाउंट है, वो सब आपको बताना है। देखो, ऑफ एनी डिस्प्यूट देन द अमाउंट्स इन्वॉल्व्ड एंड द फॉरम कोर्ट वोट या जो भी है जिसके सामने ये पेंडिंग होगा, फॉरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग शैल बी मेंशन, ठीक है। अगर आपने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है, आपको पता ही होगा रिप्रेजेंटेशन काफी लोग देते हैं, अपना मतलब पहलू सामने वाली अथॉरिटी को जाके बताते हैं, उसको डिस्प्यूट नहीं कहते। तो लिखा है अ मियर रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। सिर्फ आपने अपनी बात बताई, आपने अपना ऑब्जेक्शन कम्युनिकेट किया है, वो भी डिपार्टमेंट को, कोर्ट में नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट को आपने जो भी आपके खिलाफ ड्यूज है आपने उसका रिप्रेजेंटेशन दिया है, माफ करने के लिए या टाइम और देने के लिए, व्हाटएवर जो भी रिप्रेजेंटेशन आपने दिया होगा, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को डिस्प्यूट नहीं कहते। डिस्प्यूट मतलब जो कोई कोर्ट या कोई अथॉरिटी में आपने अपील या कुछ केस फाइल की हो, उसको कहते हैं डिस्प्यूट, ठीक है। तो डिस्प्यूट के मामले में आपको क्या बताना है, अमाउंट कितना है और फॉरम जहां पे वो पेंडिंग है, ठीक है। तो अनडिस्प्यूटेड आप भर रहे हो कि नहीं रेगुलरली, और डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज का भी डिटेल आपको देना है, ठीक है। 2 पॉइंट्स है एंड इट्स ऑल अबाउट स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ड्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 8, whether any transactions are not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments, ठीक है। कंपनी के जो टैक्स असेसमेंट्स हैं उसमें आपने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है, टैक्स असेसमेंट की बात हो रही है कि आपका जो टैक्स असेसमेंट हुआ है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, उसमें आपने कोई अनरिकॉर्डेड चीज बताई है क्या, अनरिकॉर्डेड चीज डिस्क्लोज की है क्या, या हो सकता है सर्वे और उसमें भी पता चलती है, ठीक है। तो आपने बताई है क्या, और डिस्क्लोज्ड एज द इनकम। अगर कोई आप एसेट डिस्क्लोज करते हो, एसेट का सेकंड इफेक्ट क्या होता है, इनकम। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपके पास मिलता है तो एसेट तो है ही, पर वो आपकी क्या मानी जाती है, इनकम। तो वो लिखा हुआ है डिस्क्लोज्ड एज इनकम। अकाउंट्स में भी आपको पता ही होगा, जब आप अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड करते हैं तो एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट टू इनकम, ठीक है, और वो टैक्सेबल है इनकम टैक्स एक्ट में। इफ सो, अगर ऐसा है कि अनरिकॉर्डेड चीज है, या आपने कोई पिछले साल की अनरिकॉर्डेड चीज होगी, अनरिकॉर्डेड मतलब पिछले साल की, पास्ट की कोई अनरिकॉर्डेड चीज है जो आज मिली है, या आज आपने वॉलेंटरीली इनकम में डिस्क्लोज किया है, होता है, काफी बार होता है। कोई चीज, अगर कोई ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कोई सेल आपका छूट गया,
तो आप लेटर ईयर्स में खुद होके वॉलेंटरीली डिस्क्लोज करते हो और उस पर इनकम टैक्स भरते हो। तो अगर ऐसा हुआ है, वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, तो अकाउंट्स में तो आपको आज उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपने पढ़ा है, एरर ऑफ ओमिशन। तो अकाउंटिंग में आपने बरोबर उसको एडजस्ट किया है क्या, वो आपको मतलब ऑडिटर को बताना है, क्योंकि इनकम टैक्स में तो आपने बताया ही है। अब इनकम टैक्स में बताया मतलब फाइनेंशियल बुक्स में भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो फाइनेंशियल बुक्स में आपने उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, ये आपको चेक करना है। जो टैक्स में आपने डिस्क्लोज किया है वो फाइनेंशियल बुक्स में आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं, वो ऑडिटर को चेक करके बताना है। और नहीं किया है रिकॉर्ड तो बताना है कि भैया टैक्स में ऐसा ऐसा है, पर फाइनेंशियल में अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, ऐसा ऑडिटर को सेपरेटली मेंशन करना है। और फिर वही क्या एलिमेंट है, एसेट है, कितना अमाउंट है, क्या है, कौन से साल से रिलेटेड है, वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसको अपन दे सकते हैं पास्ट अनरिकॉर्डेड इनकम, पास्ट अनरिकॉर्डेड इनकम। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9th, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरिंग्स और इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर। ठीक है, जो भी आपने लोन्स लिए हैं उसमें आपने डिफॉल्ट किया है क्या, अगर हां तो पूरी डिटेल दो। ठीक है, पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट। ठीक है, नेचर ऑफ बोरिंग कि क्या बोरिंग है, लोन है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, क्या फैसिलिटी है, वर्किंग कैपिटल है, लिखा ही है, इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी भी हो सकती है। फिर नेम ऑफ लेंडर, पूरा डिटेल देना है। देखो, लेंडर वाइज डिटेल्स टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डिफॉल्ट्स टू बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, कैटेगरी वाइज बताना है पूरा। अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, ठीक है, कितना डिफॉल्ट है, फिर वो उसमें प्रिंसिपल है कि इंटरेस्ट है, या कितना प्रिंसिपल है कितना इंटरेस्ट है अगर पूरा टोटल है तो, फिर कितने डेज का डिले है, और कुछ और एडिशनल रिमार्क्स आप देना चाहते हो तो पूरे शेड्यूल में डिफॉल्ट जो भी चल रहा है बोरोइंग्स में इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज, वो सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी है ऑडिटर को। ठीक है, फिर है वेदर द कंपनी इज अ डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर। सेबी में आपने पढ़ाई होगा, बार बार आता है, आईसीडीआर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर आप हो गया बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लेंडर। ठीक है, अब हो तो फिर आप बताओ whether the term loans are applied for the purpose for which the loans were obtained। end use of funds आप कहते हो, end use होता है ना, लोन जब भी लेते हो इट्स फॉर अ पर्पस। तो जो पर्पस सैंक्शन लेटर में है या एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट में जो पर्पस आपने बताया है सामने वाले को, एक्चुअली उसी पर्पस के लिए वो पैसा खर्च हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ है कि फंड्स डाइवर्ट किए गए हैं, बहुत नॉर्मल होता है, फ्रॉड्स ऐसे ही होते हैं ना, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, बोला कुछ और किया कुछ और। तो ऐसा है क्या, ऑडिटर को चेक करके बताना है, और अगर है तो आपको डिटेल्स बतानी है। ठीक है, वेयर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे ऑब्टेन्ड, इफ नॉट, ठीक है, बताया कुछ और, लोन लेते हुए कुछ और बताया और एक्चुअली अप्लाई कहीं और किया है, द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड मे बी रिपोर्टेड। आए ख्याल में, तो डाइवर्जन ऑफ फंड्स है तो आपको बताना है। फिर है वेदर फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ ही रहे हो या आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये भी आपको पता ही होगा, मैचिंग होता है फंड्स का, कि एक चीज अलाउड नहीं होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, डिजास्टर माना जाता है, इंसॉल्वेंसी तक आप जा सकते हो अगर आप ये गलती करते हो तो। और वो गलती क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स ले रहे हो, 3 महीने 6 महीने 8 महीने विद इन 1 ईयर का एक शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो और उसको यूटिलाइज कहां कर रहे हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, मतलब फिक्स्ड एसेट्स में। तो ये ब्लंडर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मिसमैच ऑफ एसेट लाइबिलिटी, ऐसा उसको कहा जाता है। तो हमेशा शॉर्ट टर्म अगर पैसा आप ले रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म एसेट्स में ही लगाना है। अब अगर ऐसा नहीं किया, शॉर्ट टर्म पैसा लिया लेकिन लॉन्ग टर्म में लगा दिया, तो क्या प्रॉब्लम होती है, सोच के देखो, सोच के देखो। सपोज मैंने 3 महीने का लोन लिया और मैंने एक बिल्डिंग ले ली एज अ फिक्स्ड एसेट जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब बिल्डिंग से तो मैं कैसे कमाऊंगा, बिल्डिंग बेचने तो वाला हूं नहीं, क्योंकि वो मेरा फिक्स्ड एसेट है, मैं तो उसमें बिजनेस कर रहा हूं। इट्स नॉट अ ट्रेडिंग एसेट, वो स्टॉक थोड़ी है मेरे लिए, इट्स अ फिक्स्ड एसेट। उससे बस अब सेल जनरेट होगी और धीरे धीरे मेरा सेल के थ्रू पैसा आएगा, उस एसेट से डायरेक्टली कोई पैसा नहीं आने वाला। तो 3 महीने बाद जो लोन चुकाना है वो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, बिल्डिंग से तो नहीं आने वाले ना, बिल्डिंग से तो सेल होगी, सेल धीरे 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 वो पैसे आएंगे, तो मैं लोन चुका ही नहीं पाऊंगा। वो 3 महीने का लोन मैं कहां से लाऊंगा पैसे, इसी वजह से उसको मिसमैच कहते हैं कि 3 महीने में अचानक से आपके पास पैसे कहां से आएंगे।
अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसे लगाने थे तो लाओ भी लॉन्ग टर्म से ना, मैच करो उसको कि 10 साल अगर बिल्डिंग में आपको लगता है कि बिल्डिंग के पैसे वापस आने में 10 साल लगते हैं तो लोन 10 साल का लो, 3 महीने का क्यों ले रहे हो? 3 महीने में वापस कैसे करोगे? फिर बिल्डिंग बेचनी पड़ेगी क्योंकि गिरवी रखनी पड़ती है। मॉर्गेज रखोगे ना, फिर वो बेच के बिल्डिंग बेच देंगे तो फिर बिजनेस कहां से करोगे? तो समझ में आ रहा है? तो इंसॉल्वेंट आप हो सकते हो, बिजनेस आपका इंटरप्ट हो सकता है। इसलिए ये ऐसा है क्या, कोई शॉर्ट टर्म लोन लेके लॉन्ग टर्म जगह पे आपने इन्वेस्ट किया है क्या, ये ऑडिटर को देख के चेक करना है। अगर किया है तो उसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है। इफ यस, नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिजास्टर है। फिर है वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स सब्सिडी। ये भी बहुत नॉर्मल होता है, प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है, बट आपको सेपरेटली बताना है कि लोन आपने लिया है, ऑब्लिगेशन आपने ली है, लेकिन उसका बेनिफिट आपके सब्सिडीज या एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर ले रहे, तो आपको बस बताना है, गलत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको डिस्क्लोजर देना है, एनी फंड्स टेकन फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ सब्सिडी, एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर, इफ सो डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट ऑफ ईच केस। केस बाय केस बताना है कहां से कितना लिया था और क्या क्या सब्सिडी के ऑब्लिगेशन या जॉइंट वेंचर के ऑब्लिगेशन पे करने के लिए आपने पे किया है, ठीक है। मतलब आप कौन हो? आप होल्डिंग कंपनी हो, मैं होल्डिंग कंपनी हूं और मैंने अपनी सब्सिडी का कुछ लोन चुकाया, कोई ऑब्लिगेशन क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, जॉइंट वेंचर के क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, तो ऑब्लिगेशन किसी और की थी, ग्रुप कंपनी की ऑब्लिगेशन थी, पर चुकाई मैंने है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को सेपरेटली आपको बताना है। फिर है वेदर द कंपनी हैज रेज्ड लोन्स इन द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, प्लेज किया आपने सिक्योरिटीज को, हेल्ड इन इट्स सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी। अब मुझे बताओ कोई कंपनी आपकी सब्सिडी बनी कैसे? नॉर्मली कैसे बनती है? 50 से ज्यादा आपको परसेंटेज ऑफ शेयर्स लेने पड़ते हैं इक्विटी। सब्सिडी फिर सॉरी जॉइंट वेंचर, उसमें भी आपको इक्विटी पार्टिसिपेशन करना पड़ता है। एसोसिएट भी कैसे बनी? 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है आपके पास, शेयर्स या वोटिंग पावर है। तो वो जो शेयर्स हैं जो आपने खरीदे हैं उस कंपनी के और आपके पास हैं इन्वेस्टमेंट्स में, उसको आपने प्लेज करके लोन लिया है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस भी आपको सेपरेटली हाईलाइट करने हैं, क्योंकि अगर आपने लोन में डिफॉल्ट किया तो क्या होगा? बैंक वो बेच देगी, और बेचने से क्या होगा? अब वो कंपनी आपकी सब्सिडी नहीं रहेगी, वो कंपनी आपकी जॉइंट वेंचर नहीं रहेगी, वो कंपनी आपकी एसोसिएट नहीं रहेगी। इतना मतलब उसमें रिस्क होता है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। एंड इफ सो गिव द डिटेल्स thereof एंड ऑल्सो रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द रीपेमेंट ऑफ सच लोन रेस। तो अगर डिफॉल्ट भी कर दिया है तो आप बताओ, क्योंकि अब क्या होगा? बैंक के पास स्पेशल पावर आ गया प्लेज के तहत, और वो उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है, और आपका जो कंट्रोल है इन कंपनीज पे वो चले जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा, सब देखो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं जो ऑन द फेस अलग से दिखने चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखेंगे। इसीलिए ऑडिटर रिपोर्ट में अलग से मेंशन करने के लिए कहा गया है। सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग में फर्क करते हैं, और शेयर होल्डर्स और जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स हैं। बोरिंग्स 6 पॉइंट्स, ठीक है, बड़ा पॉइंट है। चलो आगे 10th, अब ये फंड रेजिंग के बारे में, आईपीओ एफपीओ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। वेदर मनी इज रेज्ड बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी। आईपीओ इक्विटी का भी हो सकता है, आईपीओ डेट का भी हो सकता है। ड्यूरिंग द ईयर वेयर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच देयर इज अ रेस्ट, सेम डाइवर्जन ऑफ फंड्स है क्या वो चेक करना है। लोन में भी सेम था, आईपीओ एफपीओ में भी सेम है कि आईपीओ में जो आपने प्रोस्पेक्टस में सब बताया होगा कि हम यहां पैसा लगाने वाले हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पसेस आपको बताने होते हैं, और फिर कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप रख सकते हो। तो वो जो आपने बताया वहीं के वहीं पैसा इन्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये ऑडिटर को चेक करके बताना है, ठीक है। एंड यूज ऑफ फंड्स चेक करके बताना है। इफ नॉट, अगर डाइवर्जन है, सेम डिटेल्स टुगेदर विद डिलेज और डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी मे बी एप्लीकेबल बी रिपोर्टेड। क्योंकि अप्रूवल लेके आप डाइवर्ट कर सकते हो, वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ा होगा कि अगर आप अप्रूवल लेते हो तो आप डाइवर्ट कर सकते हो, अलाउड है। और डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑप्शन देना होता है, ये सब सेबी में भी लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है, और आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन इफ एनी। हो सकता है आपने अप्रूवल लेके एग्जिट ऑप्शन देके डाइवर्ट कर लिया हो, तो अलाउड है, कंपनी लॉ में प्रोसीजर है उसका, सेबी में भी पूरा आईसीडीआई में प्रोसीजर है उसका, तो अलाउड है।
तो वो भी आप बताओ, ठीक है। फिर है whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures, fully, partially, optionally convertible during the year, and if so, क्या लिखा है कि आपने ये इश्यूज किए हैं क्या, अगर किए हैं तो क्या बताना है कि आपने 42 और 62 फॉलो किया है क्या, 42 प्राइवेट प्लेसमेंट और 62 राइट इशू फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो वो आपने फॉलो किया है कि नहीं। हैव बीन कंप्लाइड विद एंड द फंड्स रेज्ड यूज फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड, इफ नॉट सेम प्रोवाइड द डिटेल्स एंड द नेचर ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन ही दिए कि 42 और 62 आपने फॉलो किया है क्या, अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फर्दर इशू ऑफ शेयर्स आपने किया है तो, ठीक है। और सेम जिस पर्पस के लिए आपने फंड्स रेज किए थे उसी पर्पस के लिए आपने उसको एक्सपेंड किया या नहीं किया, नहीं किया तो सेम सारे डिटेल्स आप बताओ, कितना अमाउंट था, कहां डाइवर्ट किया है, क्या पर्पस बोला था, कहां पर्पस में लगाया, ठीक है। तो पूरा ही मतलब कवर हो गया। तो इसमें क्या क्या है, आईपीओ, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है, सारे पूरा फंड रेजिंग वाले जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है। आगे फिर ये भी पुराना पॉइंट है 11th कि कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है क्या। आपको पता है 143 हाँ सबसेक्शन 12 उसमें आपको पता है कि सारे ऑडिटर्स को, वो सारे ऑडिटर्स के लिए इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, कि जब भी आपको ऑडिट के दौरान कोई फ्रॉड पता चलता है, दो अलग अलग है, लेस देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो इस साल में कोई फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है क्या 143 सबसेक्शन 12 में, ठीक है, तो आपको उसकी डिटेल देनी है। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, ध्यान दो, बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी कोई भी फ्रॉड हो, हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ यस द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इज टू बी इंडिकेटेड, ठीक है, पहले से ही पॉइंट था। फिर है वेदर एनी रिपोर्ट, ठीक है, आपको पता ही है सबसेक्शन 12 में रिपोर्ट भेजनी पड़ती है विद इन दैट टाइम लिमिट जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। Whether any report under subsection 12 of 143 of Companies Act has been filed by the auditors in ADT 4 under Rule 12 of Companies Auditor Report with the central government, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट हुई है क्या, हुई है तो उसके वही डिटेल्स, क्या था रिपोर्ट में, कब भेजा, किसको भेजा, वो सारे जो रूल्स होते हैं, ठीक है। फिर है whether the auditor has considered whistleblower complaints if any received during the year by the company, ठीक है, whistleblower complaints होती हैं लिस्टेड कंपनीज में, तो उसमें आपको कुछ विसल ब्लोअर कंप्लेन मिली है कि नहीं, और वो आपने उसमें क्या किया, विसल ब्लोअर कंप्लेन्स का क्या हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। वेदर द ऑडिटर हैज कंसिडर्ड, ऑडिटर को बताना है कि उसने कंसिडर किया कि नहीं किया, तो क्या किया भाई, सब कुछ ठीक ठाक था, सब फेक निकली या कुछ जेन्युइन निकली, फिर कंपनी ने कुछ एक्शन लिया या रेगुलेटर्स ने कुछ एक्शन लिया या ऑडिटर ने कुछ किया, तो जो भी हुआ बस वो बताना है कि ऑडिटर ने क्या किया, कंसिडर किया, नहीं किया, किया तो फिर क्या किया, और नहीं किया कंसिडर तो क्यों नहीं किया, तो वो सब आपको बताना है, ठीक है। जो भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स मिली हैं उसका क्या हुआ, ऑडिटर ने क्या किया, वो ऑडिटर को बताना है। तो 3 पॉइंट्स हैं फ्रॉड्स, 3 पॉइंट्स, ठीक है। फ्रॉड नोटिस या रिपोर्ट हुआ है क्या, फिर कोई रिपोर्ट सबमिट हुई है क्या कोई भी ऑडिटर की अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ 143, और फिर विसल ब्लोअर कंप्लेन को कैसे ऑडिटर ने कंसिडर किया है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी पुराना पॉइंट है निधि कंपनी का, ठीक है, ये आपको थोड़ा ऑफ बीट लगेगा क्योंकि निधि कंपनी के रूल्स आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वेदर द निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द NOF नेट ओन फंड्स टू द डिपॉजिट रेशियो ऑफ 1:20 टू मीट आउट द लिक्विडिटी, ये एक स्पेशल नॉर्म है निधि कंपनी के लिए कि आपको 1:20 के रेशियो में आपके नेट ओन फंड्स रखने हैं, कि जितने भी डिपॉजिट्स आप ले रहे हो, ठीक है, निधि कंपनी डिपॉजिट लेती है, उसका 1:20 रेशियो होना चाहिए, मतलब 20 रुपए आप डिपॉजिट ले रहे हो तो आपको 1 रुपी अपना खुद का पैसा लगाना पड़ेगा, नेट ओन फंड्स 20 रुपए लो, एक अपना रखो, तो एक अपना रखोगे तो 20 बाहर से ले पाओगे। इसको उल्टा देखना पड़ता है कि मैं 1 रुपया लगा रहा हूं, अब 1 रुपए के बलबूते में बाहर से कितना डिपॉजिट ले सकता हूं, 20, उससे ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये कॉम्प्लाई हुआ है क्या, 1:20 रेशियो हर वक्त कॉम्प्लाई हुआ है क्या, ये अगर एक्सीड तो नहीं हुआ है, एक्सीड हुआ है तो फिर आपको डिटेल्स बतानी है।
whether the Nidhi company is maintaining 10% unencumbered term deposits as specified in Nidhi rules 2014 to meet out the liability. Same देखो specific compliance वाला है कि 10% आपको unencumbered deposit term deposit में रखना है. Liquidity के लिए रहता है ये, जैसे आपने ये पढ़ा होगा ना, डिबेंचर में भी ये क्लॉज है. ये पढ़ता है ना, क्या पढ़ते हैं अपन, डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट आप बनाते हो, लिक्विड फंड्स उसमें रखते हो 30 अप्रैल तक. सेम इज फॉर डिपॉजिट्स, ठीक है, डिबेंचर डिपॉजिट दोनों के लिए. सेम निधि कंपनी के लिए भी है, 10% उनको रखना होता है. तो वो रखा है क्या. फिर है थर्ड, वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ एनी पीरियड एंड इफ सो डिटेल्स देयर ऑफ. ठीक है, डिपॉजिट के रीपेमेंट में निधि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है कि नहीं किया है. किया है तो सारी डिटेल्स आपको बतानी है. तो दिस पॉइंट इज फॉर निधि कंपनी. और 3 कॉम्प्लायंसेस के बारे में आपको बताना है. ठीक है, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशो. सेकंड है अनएनकम्बर्ड, वो जो लिक्विडिटी के लिए रखना पड़ता है 10%, वो रखा है कि नहीं. और डिफॉल्ट हुआ है क्या, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट में डिपॉजिट का, वो आपको बताना है. फिर है 13, वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी. ठीक है, रिलेटेड पार्टी का कॉम्प्लायंस उनको चेक करना है कि जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी में हुए हैं और जो भी कंपनी लो आपको कहता है रजिस्टर में एंट्री करो, कहीं आपको बोलता है कि वोटिंग राइट्स मत दो, उसको पार्टिसिपेट करने मत दो, तो अलग अलग कॉम्प्लायंस लेवल होती है. कुछ में फिर आपको अप्रूवल लेना होता है, लिमिट अगर क्रॉस होती है तो वो सब आपने फॉलो किया है क्या, वो चेक करना है. वेदर ऑल द ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टी आर इन कॉम्प्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188. सब पढ़ा है आपने, 189 नहीं लिखा, रजिस्टर वाला वो क्लॉज नहीं है. 2 ही स्पेसिफिक सेक्शंस है, 177 एंड 188, where applicable and details have been disclosed in the financial statement as required by the applicable accounting standard. ठीक है, आपको पता ही है रिलेटेड पार्टी बहुत क्लोजली मॉनिटर होते हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर और परमिशंस इसमें लगते हैं. तो वो सब आपने फॉलो किए हैं कि नहीं, स्पेसिफिकली 177 188 वो ऑडिटर को चेक करके बताना है. ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट का है रिलेटेड पार्टी कॉम्प्लायंस. रिलेटेड पार्टी कॉम्प्लायंस. फिर है 14, ये भी नॉर्मल पुराना ही पॉइंट है, वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम. ठीक है, आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि नहीं है. इंटरनल ऑडिट सिस्टम लिखा है, मतलब इंटरनल जो आपका डिपार्टमेंट होता है. इंटरनल ऑडिट आपने पढ़ा ही है, कुछ लिमिट्स के ऊपर है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी अलग अलग आपने लिमिट्स पढ़े हैं. ठीक है, तो आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि नहीं. कॉमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब जितना आपका बिजनेस बड़ा है उसके हिसाब से आपका इंटरनल ऑडिट की टीम है क्या, उतने एसेट्स या उतने डिवाइसेस या उतने रिसोर्सेज आपने उनको प्रोवाइड किए हैं क्या. कॉमेंसुरेट विद द बिजनेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ी कंपनी है, छोटे से 1-2 लोग रख के रखे हैं जो जितना भी काम करेंगे चेक ही नहीं कर पाएंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. या बहुत छोटी कंपनी है, बहुत बड़ा टीम रख दिया है, फालतू का खर्चा बेयर कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मैच करना है भाई, जितना काम है, जितने लोग लगेंगे, जिस लेवल के क्वालिफाइड लोग लगेंगे, उनको जितने कंप्यूटर्स या जितने भी रिसोर्सेज लगेंगे वो सब आपने दिए हैं कि नहीं, वो ऑडिटर को जज करके इस पे कमेंट करना है. वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर फॉर द पीरियड वेयर अंडर ऑडिट वेयर कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ये भी आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ते ही हो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिट के रिपोर्ट्स कंसिडर करने होते हैं कि उन्होंने कोई स्पेशल फाइंडिंग तो नहीं दिया, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो ऑडिटर के ख्याल में नहीं आई, या कोई फ्रॉड उससे पकड़ा है, या कोई नॉन कॉम्प्लायंस, कोई इंटरनल कंट्रोल का लैप्स, कुछ भी अगर इंटरनल ऑडिटर ने पकड़ा है तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के ओपिनियन पे क्या फर्क पड़ता है, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंसिडर करना होता है. तो वो किया कि नहीं वो उनको बताना है. और नॉर्मली ये सी आता है, कंसिडर करता ही है भाई, वो उसकी ड्यूटी है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से. तो ये पूरा पॉइंट है सर इंटरनल ऑडिट. तो 2 पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो कॉमेंसुरेट है क्या, मतलब मैच होता है क्या विद द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस. और सेकंड, इंटरनल ऑडिटर का जो रिपोर्ट है, हाफ ईयरली नॉर्मली रिपोर्ट होता है, तो इस साल में जो हाफ ईयर के 2 रिपोर्ट्स होंगे वो आपने कंसिडर किए हैं कि नहीं, कैसे कंसिडर किए हैं, उसके बेस पे आपने क्या अपने रूटीन्स में बदला, आपकी चेकिंग कैसी बदली, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बताना है. फिर है 15th, ये भी स्पेसिफिक सेक्शन है, पुराना क्लॉज है. वेदर द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन with the directors or persons connected with it, if so whether 192 has been complied with. ठीक है, आपको पता ही 192 इसके बारे में ही है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद द डायरेक्टर्स. ठीक है, तो 192 कंप्लाई करके वो हुए हैं कि नहीं वो आपको बताना है. तो स्पेसिफिक कंप्लायंस है 192 का.
सिंपल है, कुछ खास नहीं है। फिर है 16, ये एनबीएफसी के लिए, ठीक है। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर 45(1)(a) ऑफ आरबीआई एक्ट एंड इफ सो रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो अंडर 45(1)(a) और आपने वो रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं अंडर आरबीआई, क्योंकि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होंगे। वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट, बिना सर्टिफिकेट के आपने कोई एक्टिविटी की तो नहीं है, भले बाद में रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा, पर जब आप अनरजिस्टर्ड थे तब ऐसा तो नहीं कुछ एक्टिविटी, कुछ ट्रांजैक्शन आपने कर लिए थे, वो चेक करके ऑडिटर को बताना है। विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द आरबीआई एज पर द आरबीआई एक्ट, ठीक है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई एक्टिविटी की है क्या एज अ एनबीएफसी और एज अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचएफसी। वेदर द कंपनी इज अ सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, सब कैटेगरीज हैं एनबीएफसी के एज डिफाइंड अंडर रेगुलेशन मेड बाय आरबीआई, इफ सो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी एंड इन केस कंपनी इज एग्जम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल सच क्राइटेरिया। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, एक टाइप का एनबीएफसी है जो आप बना सकते हो और उसमें उससे जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आपको अपने ग्रुप कंपनी में ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब होल्डिंग कंपनी टाइप है कि सारे जो भी आपके ग्रुप कंपनीज हैं उन्हीं में आपको 90% से ज़्यादा पैसा आपके ग्रुप कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना होता है। और उसमें आई थिंक एक कट ऑफ रहता है, आई थिंक 100 करोड़ का है। 100 करोड़ से कम अगर आपका एसेट साइज है तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो उसको ही कहा गया है एग्जम्प्टेड या अनरजिस्टर्ड सीआईसी। और 100 करोड़ और अबव वाले आप हो, एसेट साइज है 100 करोड़ मोर, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो वही सब आरबीआई नॉर्म्स के बारे में है जो आपके सिलेबस में नहीं है। वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर आरबीआई, इफ सो वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी, एसेट साइज और बहुत सारे उसमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एंड इन केस कंपनी इज एग्जम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया। एसेट साइज बढ़ तो नहीं गया, जब आपने स्टार्ट किया था तब हो सकता है एसेट साइज कम हो, पर जब भी एसेट साइज बढ़ जाता है फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। Whether the group has more than one CIC as a part of group, if yes, indicate the number of CIC which are a part of the group। ठीक है, नॉर्मली एक ही होती है, पर एक से ज्यादा है तो बस बताओ, डिस्क्लोजर दो कि एक ही ग्रुप में एक से ज्यादा CIC बने हुए हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग एनबीएफसी। पहला है कि अगर आप को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है तो आपने लिया है कि नहीं। फिर बिना रजिस्ट्रेशन के एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस की कुछ एक्टिविटी तो नहीं कर ली है। थर्ड, अगर आप सीआईसी हो तो सीआईसी के सारे क्राइटेरिया फुलफिल तो नहीं कर रहे हो कि नहीं। और अगर आप एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आते हो तो एग्जम्प्टेड कैटेगरी का जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। फिर लास्ट, एक ही ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी है कि नहीं, है तो आप डिटेल्स दे दो। 4 पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एनबीएफसी कैटेगरी। फिर है वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉसेस in the financial year and in immediately preceding financial year, if so state the amount of cash losses। अब losses तो आपको पता ही है सर। ये कैश लॉस क्या होता है? कैश लॉस मतलब कि लॉस इज बिकॉज ऑफ एन एक्चुअल एक्सपेंस। सर सारे तो एक्चुअल एक्सपेंस होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ नॉन कैश आइटम भी होते हैं जैसे डेप्रीसिएशन। तो अगर आपका लॉस बिकॉज ऑफ डेप्रीसिएशन आ रहा है तो वो एक्चुअल लॉस थोड़ी है, वो कैश लॉस थोड़ी है। मतलब आपको क्या करना है, आपका जो भी लॉस आ रहा है उसमें जो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स होते हैं या लॉसेस आप डेबिट करते हो जो नॉन कैश है वो एड बैक कर लेना है। और वो एड बैक करने के बाद भी लॉस आ रहा है मतलब वो कैश लॉस है। एक्चुअली आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से, इसीलिए आपका कैश लॉस आ रहा है। तो नॉन कैश क्या एक्सपेंस या लॉस आपने राइट ऑफ किएंगे, पहला मैंने आपको बता दिया डेप्रीसिएशन। दूसरा हो सकता है प्रोविजनिंग, बैंक्स एनबीएफसी में बहुत होता है, प्रोविजनिंग की वजह से लॉस आते हैं। अरे पर प्रोविजनिंग है ना, वो तो एक्चुअल पैसा थोड़ी गया है। आ रहा है कुछ समझ में? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स आप बनाते हो या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप राइट ऑफ करते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो ये सब नॉन कैश आइटम होते हैं। इनको एलिमिनेट कर देना है। इनको एलिमिनेट करने के बाद भी लॉस आ रहे हैं तो दैट आर कैश लॉसेस और आपको डिस्क्लोज करना है। कौन कौन से साल का, करंट ईयर का और इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपको लॉस हुआ है। ठीक है, एंड लिखा है मतलब लगातार 2 साल से आपको लॉस हो रहा है, पिछले साल हुआ इस साल नहीं हुआ, रिपोर्ट नहीं करना है।
पिछले साल नहीं हुआ, इस साल हुआ है तो भी रिपोर्ट नहीं करना है। दोनों सालों में बैक ऑन बैक आपके कैश लॉस आए हैं तो आपको ऑडिटर को मतलब सेपरेटली बताना है कि कितना कितना अमाउंट का लॉस है, कौन कौन से साल में हुआ था। तो दिस इज कैश लॉस। फिर है 18, वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर का ही बताना है उसको कि करंट ईयर में कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है क्या ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो वेदर द ऑडिटर हैज टेकन इनटू कंसिडरेशन द इश्यूज, ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। कम्युनिकेट तो उनको करना ही होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आप पढ़ोगे या कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट आप पढ़ोगे तो हर प्रोफेशनल एक्ट में यही लिखा हुआ है कि आउटगोइंग ऑडिटर से आपको बात करनी पड़ती है बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। तो कम्युनिकेशन तो आप करोगे ही। तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछा है कि आप कंसिडर आपने किया क्या, सामने वाले ने जो भी आपको बताया, या आपने खुद पता करने की कोशिश की क्या कि वो क्यों रिजाइन कर रहा है, कि रिजाइन करने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। पर्सनल रीजन है तो ठीक है, पर कोई काम से रिलेटेड रीजन था तो आपने कंसिडर किया गया कि अगर वो डर रहा है या कुछ फ्रॉड उसने पकड़ा है, या जो बहुत सारे रीजंस होते हैं, या डायरेक्टर्स के साथ या प्रमोटर्स के साथ उसकी जम नहीं रही है, या बिहेवियरल इशू है, व्हाटएवर, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आपने कंसिडर किए क्या बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। तो ये वो दिया हुआ है कि उसका कोई इंपैक्ट तो नहीं है। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ द इश्यूज, ऑब्जेक्शंस और कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। तो ये पूरा पॉइंट काय के बारे में, आउटगोइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आउटगोइंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर जिसने रिजाइन किया है, डेथ वगैरह कवर्ड नहीं है, रेजिग्नेशन, वॉलेंटरीली रिजाइन किया है, तो उसमें आपने इश्यूज, ऑब्जेक्शन या कंसर्न जो उसने उठाए थे रिजाइन करने के पहले, जिसकी वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा, वो आपने कंसिडर किए या नहीं किए, कैसे कंसिडर किए, तो वो सब आपको बताना है। फिर है 19th, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशोज। ध्यान दो, फाइनेंशियल रेशोज पूरे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो। एजिंग ये किस में होता है, डेटर्स में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स यानी लोन्स वगैरह, एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी लोन्स वगैरह। अदर इंफॉर्मेशन अकम्पनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट। Whether the auditor is of opinion that no material uncertainty exists as on the date of report, that company is capable of meeting its liability existing on the balance sheet date as and when they fall due within the period of 1 year। मतलब इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि एक साल के अंदर जो भी लाइबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली है, आप उसको रीपे करने की कैपेसिटी रखते हो या नहीं रखते हो, उसने सफिशिएंट करंट एसेट्स आपके पास है या नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी। तो ऑडिटर का क्या ओपिनियन है कि क्या कंपनी लिक्विड है, क्या कंपनी के पास या जो डायरेक्टर्स या वही जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है थ्रू रेशोज, थ्रू एजिंग शेड्यूल्स, थ्रू एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ लाइबिलिटीज और रियलाइजेशन के डेट्स आपके पास है, पूरा जो आपको नॉलेज मिला है एज ऑडिटर, तो क्या आप कह सकते हो कि कंपनी अपने 1 ईयर के लाइबिलिटी पे कर सकती है। ठीक है, वेदर द ऑडिटर इज ऑफ ओपिनियन दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, सफिशिएंट एसेट्स हैं और कंपनी निपटा लेगी। ठीक है, और अगर नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास करंट एसेट्स बहुत कम है और आपको नहीं लगता कि आप लाइबिलिटी अपने चुका पाओगे, तो फिर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरी ओपिनियन है कि कंपनी लिक्विड नहीं है, वो हो सकता है डिफॉल्ट करे क्योंकि उनके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स नहीं है टू मीट द करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ओपिनियन बताना है सिर्फ। ठीक है, फैक्ट नहीं है, ओपिनियन है कि ऑडिटर को क्या लगता है। ठीक है, पत्थर की लकीर नहीं है, ओपिनियन है, ओपिनियन बताना है। Whether the company is capable of meeting its liability existing on the date of balance sheet as and when they fall due within the period of 1 year from the balance sheet date। आने वाला जो 1 साल है, आई होप आपको पता होगा, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, ये सब आने वाले 1 साल की बात की जाती है कि नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है बैलेंस शीट डेट के बाद, इसमें जो भी पैसा आएगा और जितना भी पैसा जाने वाला है, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, ये हम मैच करते हैं टू जज द लिक्विडिटी कि क्या सफिशिएंट एसेट्स हैं कि वहां से पैसा आ जाएगा, उन्हीं में से हम रीपे कर देंगे। हमको कोई लोन वोन लेने की जरूरत नहीं है, हमको कोई शेयर होल्डर से पैसे, लॉन्ग टर्म पैसे लेने की जरूरत नहीं है, बाहर के पैसे से नहीं, आपके ही करंट एसेट से आप चुका सकते हो कि नहीं, दैट इज लिक्विडिटी। ठीक है, तो ओपिनियन क्या है ऑडिटर की, वो ऑडिटर को बताना है। तो ओपिनियन लिख देते हैं, लिक्विडिटी ओपिनियन
या ओपिनियन अबाउट लिक्विडिटी, ओपिनियन अबाउट लिक्विडिटी। आगे 20, वेदर इन केस ऑफ other than ongoing projects, the company has transferred unspent amount of a fund to a fund specified under Schedule 7। क्या है Schedule 7 to Companies Act? CSR, याद आ रहा है क्या? तो CSR में आपने पैसा डाला है within a period of 6 months of the expiry of financial year in compliance with second proviso to subsection 5 of 135। ठीक है, क्या है मैं आपको बताता हूं। 135 और 136 सबसेक्शन 6 ये इसका रेफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है हो सकता है आपने न पढ़ा हो, बता देता हूं मैं कि सबसेक्शन 5 में ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2% ऑफ द नेट एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स आपको इन्वेस्ट करना है, स्पेंड करना है। और उसमें प्रोविजो में लिखा हुआ है कि अगर आप स्पेंड नहीं कर पाए और वो अमाउंट कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, मतलब आप अभी नियर फ्यूचर में खर्चा भी नहीं करने वाले हो, तो बैलेंस शीट डेट से यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड से विद इन 6 मंथ्स आपको वो फंड में ट्रांसफर करना है। आ रहा है ख्याल में? क्योंकि वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो वो सबसेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि 2% आपको इन्वेस्ट करना था, आपने नहीं किया, तो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। वो सब तो नॉर्मल है, पर जो अनस्पेंड पैसा आपके पास पड़ा है जो 2% का है, वो आपको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फंड में ट्रांसफर करना है। फिर सबसेक्शन 6 में भी वही लिखा है कि कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा है जो अभी अनस्पेंड रह गया है, उसको विद इन 30 डेज एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, ताकि वो आप कोई और पर्पस के लिए यूज न कर पाओ। एस्क्रो अकाउंट जैसे आप कहते हो ना, स्पेशल उसके लिए अकाउंट खोलो, अनस्पेंड अमाउंट ऑफ CSR, और बाद में चेक भी करना है कि वो CSR के लिए एक्चुअली खर्चा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे 2 सबसेक्शंस हैं अनस्पेंड अमाउंट के बारे में, दोनों, एक है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए और एक है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये पहला क्लॉज है अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सबसेक्शन 5, तो इसमें 6 मंथ्स का क्राइटेरिया है। अच्छा, दिया ही हुआ है 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करना है कि वो ट्रांसफर हुआ कि नहीं, कंपनी हैज ट्रांसफर्ड द अनस्पेंड अमाउंट एंड, ठीक है, लिखा हुआ है विद इन 6 मंथ्स, तो बस चेक करना है कि जितना भी अनस्पेंड अमाउंट है वो कंपनी ने ट्रांसफर किया कि नहीं किया विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड है वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड एज अंडर सबसेक्शन 5, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 5 परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ऊपर पहले था अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का भी होता है, उसके लिए भी एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, उसका टाइमलाइन अलग होता है। टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैज बीन ट्रांसफर टू स्पेशल अकाउंट, फंड नहीं है, ऊपर फंड लिखा है। ठीक है, अलग अलग है, मैं वही कह रहा हूं, 2 अलग अलग चीजें हैं, फंड वाला अलग है और स्पेशल अकाउंट वाला अलग है। इन कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ 135, जो 30 डेज का क्लॉज है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो दोनों में जो आपको स्पेंड मतलब ट्रांसफर करना था, एक फंड में करना होता है और एक स्पेशल अकाउंट में करना होता है शेड्यूल्ड बैंक में, तो वो आपने किया कि नहीं किया ये चेक करना है। ठीक है, तो ये CSR का पॉइंट है, CSR। ठीक है, 2 पॉइंट्स। और लास्ट है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था 21 पॉइंट, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, whether there have been any qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the CARO reports of companies included in the consolidated financial statement। ठीक है, मतलब अगर आप सब्सिडरी हो तो और भी जो सब्सिडरीज हैं आपकी होल्डिंग कंपनी की वो भी मर्ज हो जाती हैं, या आपकी होल्डिंग कंपनी हो गई, या आप खुद होल्डिंग हो तो आपके सारे सब्सिडरीज या एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, जो भी आप में क्लब होते हैं, कंसोलिडेट होते हैं, उनमें कहीं एडवर्स रिमार्क उनके ऑडिटर ने दिया है तो वो आपकी रिपोर्ट में भी बताने। समझ में आ रहा है कि मैं, यानी ग्रुप कंपनीज में भी कोई ऑडिटर ने किसने एडवर्स रिमार्क दिया है। सपोज मैं सब्सिडरी 1 हूं, एक और सब्सिडरी है, ठीक है, हम कॉमन होल्डिंग के ग्रुप हैं। अब सब्सिडरी 2 का ऑडिटर अलग होगा, तो उसने अगर सब्सिडरी 2 में कोई नेगेटिव रिमार्क दिया है तो वो सब्सिडरी 1 को भी बताना है। कुछ समझ में आ रहा है? वो सब्सिडरी 1 को भी बताना है कि भैया मेरी एक और सिस्टर कंसर्न है, एक और सब्सिडरी है, और उसके ऑडिटर ने ये उनके लिए रिमार्क दिए, भले वो मेरे से रिलेटेड नहीं है पर फिर भी मेरे को बताने। ठीक है, ध्यान दो क्या बोलता है पॉइंट, वेदर देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क। ठीक है, ये आपको आई होप बेसिक पता होगा।
एडवर्स रिमार्क मतलब निगेटिव ओपिनियन दे रहे हो। निगेटिव ओपिनियन क्या होती है कि भैया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर, ठीक है। एक होता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड या उसको बोलते हैं क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट क्या कहती है कि हाँ सब कुछ बराबर है, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पीएनएल। फिर एक होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट कि ट्रू एंड फेयर व्यू है लेकिन कुछ आइटम छोड़ के, कुछ आइटम को आप क्वालिफाई कर रहे हो, उसी को कहते हैं क्वालिफिकेशंस। तो टाइप्स ऑफ ओपिनियन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ऑडिट में आता है। तो क्वालिफिकेशंस है या पूरा का पूरा एडवर्स रिमार्क आपने दिया हुआ है, तो वो किससे रिलेटेड है? कंपनीज इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपसे रिलेटेड नहीं है। कंसोलिडेशन में जो दूसरे कंपनीज क्लब होके आपके साथ क्लबिंग हो रही है, उन कंपनीज में अगर कोई उनके ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिए हैं तो वो आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपने ऑडिटर रिपोर्ट में आपको बताना है, ठीक है। इफ यस, इंडिकेट द डिटेल्स of the companies and paragraph number of the कारो report containing the qualification of the adverse remark। तो उनके कौन से कारों में कौन से adverse remarks उनके ऑडिटर ने दिए हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। कारों के, यहाँ कारों में ही क्या adverse remark दिए हैं, ओवरऑल नहीं, सिर्फ कारों, क्योंकि कारों सब पे लगा होगा ना, तो उनके कारों के हिसाब से जो जो पॉइंट्स में, कौन से कारों के पॉइंट में क्या क्या एडवर्स रिमार्क या डिस्क्लोजर्स उनके ऑडिटर ने दिए हैं वो आपको भी बताने। आ रहा है ख्याल में? मतलब अभी तक ये था ही नहीं अभी तक ये था ही नहीं। बाकी सिस्टर कंसर्न्स में क्या चल रहा है किसी को पढ़ के पता ही नहीं चलता था, अब पता चलेगा। भले आप में कोई गड़बड़ नहीं है पर अगर आपके सिस्टर कंसर्न में प्रॉब्लम है वो भी हमको पता चल जाएगी। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा आप लिख दो सिर्फ उसमें। तो ऐसे पूरे 21 क्लॉजेस हैं कारो 2020 में। काफी सारे पॉइंट नए हैं, अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किए गए हैं आज के लॉज के हिसाब से, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, रीजंस टू बी स्टेटेड फॉर अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर। मैंने बताया ना, जहां जहां आपको फेवरेबल आंसर मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, नो रिपोर्टिंग, बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ सब सही है। कुछ नहीं बताओगे तो हम मान लेंगे कि सब सही है, ठीक है। डीम्ड वाला काम है यहां पे, डीमिंग, डीम्ड है, क्या है? डीम्ड है कि अगर फेवरेबल है, कोई चीज फॉलो हो रही है तो हम मान लेंगे। कुछ नहीं बोलोगे तो हाँ है, हम ऐसा मान लेंगे, खामोशी को हाँ मान लेंगे, ठीक है। तो अगर अनफेवरेबल है मतलब कुछ गड़बड़ है तो आपको स्पेसिफिकली बताना है, स्पेशल मेंशन होना चाहिए और उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला है कि जब भी आप को अनफेवरेबल चीजें मिलेंगी तो आपको रीजन भी बताने पड़ेंगे कि क्यों आप नेगेटिव या एडवर्स रिमार्क दे रहे हो, आपके पास क्या सबूत है, क्या मतलब आपके पास रीजंस हैं। वेयर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट द आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस रेफर टू इन पैराग्राफ 3 पूरा कारो इज अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो स्टेट द बेसिस। बेसिस भी बताना है कि वो डेटा कहां से आया। हो सकता है कोई एक्सटर्नल रिपोर्ट से हो, इंटरनल, जैसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से आपको कुछ मिल गया, कोई रेगुलेटर के वेबसाइट से मिल गया, अगर आप लिस्टेड हो तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको कहीं मिल गया, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिल गया, या आउटसाइडर्स से आपको पता चला। तो आपको बेसिस बताना है कि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी एडवर्स रिमार्क आप दे रहे हो, वो क्या बेसिस पे दे रहे हो, वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिली, ठीक है। बेसिस ऑफ सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर एज द केस में बी, वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब ये अलग है कि भाई मेरे पास ओपिनियन बनाने जितना डेटा नहीं है, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, मैं बता नहीं पा रहा हूं कि कॉम्प्लाई हुआ कि नहीं क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं है, कंपनी दे नहीं रही, कंपनी कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए वो दे नहीं रही, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो कि सही है या गलत है, आप बता ही नहीं पा रहे हो क्योंकि उसके लिए आपके पास डेटा लगेगा। बिना कुछ देखे, बिना कुछ वेरीफाई के आप कैसे बताओगे? जजमेंट थोड़ी बताना है, आपको इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पे, कोई भी ऑप्शन में अगर आप ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? ऑन एनी स्पेसिफाइड मैटर हिज रिपोर्ट शैल इंडिकेट सच फैक्ट। तो आपको बताना है कि हाँ इस टॉपिक में मैं जजमेंट नहीं बना पा रहा हूं, क्यों नहीं बना पा रहा हूं वो भी बताना पड़ेगा कि आपको कोई डेटा चाहिए होगा, कोई इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा, कोई इंसान आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, इसलिए आप नहीं फॉर्म कर पा रहे, वो भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। द फैक्ट टुगेदर विद रीजंस कि क्यों ओपिनियन नहीं बना पा रहे हो, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, कुछ तो मिसिंग होगा ना, इस वजह से आप ओपिनियन नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। रीजंस एज टू व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू गिव हिज ओपिनियन ऑन द सेम।
मतलब मजाक मस्ती नहीं है, बस आपने बोला नहीं मैं ओपिनियन नहीं बना पा रहा, ऐसा इतने से काम नहीं चलेगा। ऑडिटर को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज मिसिंग है, क्यों वो ओपिनियन नहीं बना पा रहा, ओपिनियन बनाने के लिए उसको और क्या चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा वो बताओ। ठीक है, तो ये पूरा है पैराग्राफ 4। तो सर हमारा एक टॉपिक पूरा कवर हो गया, दैट इज कारो 2020। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा सिर्फ समझाने तक का ही काम है। एक बार दो बार जब आप इसको रीड करोगे धीरे धीरे आपको याद होगा। और मैंने आपको बता दिया एग्जाम में क्या आएगा, टॉपिक्स आएंगे। बताओ डिपॉजिट से रिलेटेड कारो क्या बोलता है, बताओ इन्वेंट्री के बारे में क्या बोलता है, बताओ बोरिंग्स के बारे में क्या बोलता है। आपको ऐसे टॉपिक दिए रहेंगे और आपको फिर बताना है कि कारो ऑडिटर से क्या चाहता है। ठीक है, तो ये था कारो 2020 एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2020। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1/4/2020।